Would you recommend people to buy in a building that does not have an OC? एनी डेवलपमेंट, कोई भी बिल्डिंग बनाए, वेदर स्टैंड लोन बिल्डिंग हो, ग्राउंड+2 स्ट्रक्चर हो या मल्टी स्टोरी टावर्स हो, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बिना हैंड ओवर टू द कस्टमर इज नॉट लीगली अलाउड. And they also think that जो हम पुराने हैं, ये हमारी बिल्डिंग है, आप तो आउटसाइडर हो. सो That is another mentality gap. पुराने मेंबर्स को हमेशा लगता है कि नया मेंबर सुपीरियर है और वो इन्फीरियर है. उनका अंदर ही एक प्री कंसीव्ड माइंड में है. जबकि आज मैं एक दुखती नस दबा रहा हूँ, बट पार्थ मेहता ये एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपना करियर शुरू किया था मात्र 40,000 रुपए हर महीने की सैलरी से, और आज वही इंसान 7,500 करोड़ का रियल एस्टेट पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं उनकी कंपनी पैराडाइम रियल्टी में. जैसे हर एक मिडिल क्लास फैमिली को जरूरत पड़ती है लोन की, वैसे ही इन्होंने भी अपने एजुकेशन के लिए 9 लाख रुपए का लोन लिया था. इन्होंने सम ऑफ द टॉप मोस्ट डेवलपर्स के साथ काम किया है, जिनमें से एक है जेल में अभी. हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में. ये जो घर में रहते थे, वो घर में अगर अंगड़ाई लेते थे तो उनका हाथ दीवालों पे लगता था. उन्होंने वही घर को रीडेवलप करके बनाया है अपने नेबर्स के लिए. ये इंसान से हम मिलेंगे आज, मिस्टर पार्थ मेहता. आई वॉन्ट टू स्टार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट विथ asking you a very simple question. Your grandfather was a contractor. बिल्कुल. Your father was not in the construction industry. As a generation skipped contractor / developer, what inspired you to enter into this field? सो रवि, ऐसा था कि हिंदी भाषा बात करूँ तो मेरे दादाजी ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर. हाँ. सो कॉन्ट्रैक्टर में एक बड़ी यूनिक चीज़ होती है. डाउनसाइड अगर डेवलपर का हो, वेदर इट इज बैड मार्केट और इनएबिलिटी टू पे मनी, पैसा नहीं दे पाए, तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए सुसाइड है, क्योंकि उसका पैसा कभी आता नहीं है. अगर डेवलपर ने बहुत कमाया और सब अच्छा किया तो भी कॉन्ट्रैक्टर का लास्ट 5-10% आता नहीं है. Okay. सो ये ऐसा धंधा है ठेकेदारी का या कॉन्ट्रैक्टिंग का, जिसमें अपसाइड पूरा डेवलपर रखता है एंड डाउनसाइड कॉन्ट्रैक्टर का रहता है. सो जब मेरे दादाजी ने 50 साल एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में, ही वॉज अ पार्टनर एंड बहुत मेहनत से काम की एंड विद लॉट ऑफ इंटेग्रिटी एंड रेपुटेशन, विद टुडे ऑल्सो दैट कंपनी इज ऑन आफ्टर ही एक्सपायर्ड. माई अंकल्स हैव टेकन ओवर. तो आई रियलाइज दैट इन द स्प्रेड ऑफ 50 years दे नेवर मेड टू मच मनी, बट मेहनत बहुत की. सो मेरे को तो लगता था यार मेरे दादाजी कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उनके पास बहुत पैसे होंगे, बट ऐसा था नहीं. दे अर्नड रिस्पेक्ट, रेपुटेशन ऑफ क्वालिटी वर्क, अच्छा डिलीवरी देने वाला, बट उन्होंने पैसे नहीं कमाए. तो मैंने रियलाइज किया अगर 7-8 कॉन्ट्रैक्ट में भी पैसे आते, 2 में नहीं आते, तो वापस अब जीरो हो जाता है. और आपकी मेहनत, एज, टाइम तो लग गया उसमें. सो मैंने बोला यार जो भी करेंगे मैं वो साइड ऑफ द टेबल नहीं रहूंगा, मेरे को देने वाले साइड में रहना है. तो फिर मैं बोला कि अगर ये लाइन में मैं कभी भी आऊँगा तो आई सेड दैट मैं एक तो ये ठेकेदारी का काम कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्टिंग का. एंड आई फील कि अपन जहाँ सोर्स हो, जहाँ पैसा आ सके और जा सके, अपने को उसमें रहना है, कंट्रोल में रखने का उसका. बिल्कुल. चलो, that actually does give us some insight. What are the biggest challenges? ये एक इंटरव्यू जैसा लग रहा है. मैं नॉर्मली करता नहीं हूँ सर, नॉर्मली अपना एकदम फ्री फ्लोइंग होता है, बट फॉर because you come from a very different place, I have kept all the questions intact. रियल एस्टेट में, स्पेशली अपने मुंबई के इतने कंपटीशन मार्केट में, सबसे बड़े चैलेंजेस आप कहाँ फेस करते हो? अगर चैलेंजेस की बात करें ना मुंबई में, सो उसमें एक चैलेंज जो हम लोग को लगता है वो है मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विथ रिगार्ड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती है. ये डिफाइन कीजिए सर. मैक्रो गवर्नमेंट पॉलिसीज यानी ये अपने पब्लिक को मैक्रो गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो भी हमारे ऑफिस के कंट्रोल के बाहर का है, अच्छा, और या हमारे धंधे के कंट्रोल के बाहर का है, हाँ, उसके बारे में. ओके. सो लॉज और रेगुलेशन इतने चेंज होते हैं अपने स्टेट में, हाँ, कि जब आदमी धंधा एक प्लान से चालू करता है और जब तक खत्म करता है, हाँ, कुछ ना कुछ अलग हो जाता है. ओके. हाइट चेंज हो जाती है, कभी कहाँ पे कुछ एनवायरनमेंट का लॉ अलग हो जाता है, कहाँ पे कुछ नॉर्म्स फायर के चेंज हो जाते हैं,
कहाँ 2 गवर्नमेंट चेंज हो जाती है जब से आप प्रोजेक्ट लेते हो और एग्जीक्यूट करके उसी लाते हो। तो उसमें वेरिएशन जो आते हैं वो हमको लगता है कि वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी बिजनेस को पूरा डायनामिकली हिला देता है, क्योंकि हमारे बिजनेस में इतना मार्जिन नहीं है कि हम लोग इतने शॉक ऑब्जर्व सहन कर सके। जबकि आफ्टर डीसी रेगुलेशन जो चेंज हुआ था और नए रूल्स आए थे 2011-12 के बाद, काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई है। जो पहले होता था उससे काफ़ी स्ट्रीमलाइंड है। लेकिन आज भी हम जो बोलते हैं ना, 1 विंडो क्लियरेंस नहीं है। हमारे को 25 एजेंसियों में जाना पड़ता है, हमको पूरा दिन फायर फाइट करना पड़ता है मल्टीपल चीज़ों में। तो वो एक एंट्री बैरियर है जिसमें आज इतना पैसा, इतना टाइम, इतना रिस्क लेने के बाद भी हम लोग को हमेशा टेंशन होता है कि अरे ओसी आने तक हम लोग का नाजुक सा दिल धक धक करता है कि भाई आई होप अभी कोई नया हिंदी भाषा में पपलू नहीं आ जाए, या नया कोई फतवा नहीं आ जाए, नया कोई चिट्ठी नहीं आ जाए कि ये पॉलिसी आज से बंद। फिर हमको लगे अरे बाबा पूरा वापस बैक टू जीरो। सो एक है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेकेंड है कि ये इंडस्ट्री को है ना हमेशा इतना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को, हमारा रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बट एक इंडस्ट्री स्टेटस कभी नहीं मिल पाया जिसके कारण से कॉस्ट ऑफ फंडिंग, जो पैसा मिलता है हमारे इंडस्ट्री को, वो हमेशा महंगा रहा है। तो आज अगर आप एक इंडस्ट्री, कितने परसेंटेज में मिलता है इंटरेस्ट? अभी जिसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है एंड जो एक कंस्ट्रक्शन स्टेज पे करते हैं उनको अराउंड 9% to 12% में कंस्ट्रक्शन फाइनेंस मिलता है। बट मेजॉरिटी फंडिंग जो मेजॉरिटी डेवलपर्स लेते हैं वो बिटवीन 14 to 16% लेते हैं। ओके। सो आज क्या है, वो खाली कैटेगरी ए या तो जो एकदम अक्रेडिटेड है वो लोग 10 से 12% में पैसे मिलते हैं, बाकी सबको 14-16 से लेके 20%, 21% तक के भी मिलते हैं। सो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पैसा कमाना नामुमकिन हो जाता है बिकॉज इतने वेरिएबल्स होते हैं। सो एक अगर इंडस्ट्री स्टेटस मिले वेयर बैंक्स आज लैंड पे पैसा नहीं देती है, खाली कंस्ट्रक्शन फाइनेंस पे देती है कुछ कुछ बैंक, तो हमारे पास एनबीएफसी में जाना पड़ता है जिसका खुद का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 9% होता है, तो हम लोग को तो 14-15% के नीचे मिलता नहीं है। तो उसमें क्या हो जाता है, ओवरऑल प्रोजेक्ट पे इतना लोड आ जाता है कि हम सस्ता बेच नहीं पाते और हमको सस्टेन करने के लिए कंटिन्यूसली प्रेशर रहता है रीपेमेंट्स का कि भाई कर्जा कम करो, कर्जा कम करो, कर्जा कम करो। सो जबकि हमारा एसेट एक ही चीज़ है जो रियल एसेट है, जो लोगों को ज़मीन मिलती है, डेवलपमेंट राइट्स मिलते हैं इन केस ऑफ सोसाइटीज़, के बैंक सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड होना चाहिए। बट कहाँ ना कहाँ वो इंडस्ट्री का एक टार्निश्ड इमेज जो रह चुका है पास्ट में, या बोलते हैं कि उन्होंने ज़्यादा डिफिकल्ट पीरियड्स इंडस्ट्री में ज़्यादा देखा है लोगों का सक्सेस रेशियो के कंपैरिजन में, तो बैंक्स भी हमारे पोर्टफोलियो को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती है। जबकि आप अगर बोलो आप फैक्ट्री खोलना चाहते हो, आपको पूरी फैक्ट्री की फंडिंग मिल जाएगी। आप अगर इंडस्ट्री खोलना चाहते हो तो पूरी फंडिंग मिल जाएगी। आपको अगर टेंडर भरना है तो आपको पूरे बैंक पैसे दे देंगे। पर ऐसा क्यों है? व्हाई इज इट दैट कि फंडिंग फॉर रियल एस्टेट डेवलपमेंट मुश्किल है? क्या रीजन है? मुश्किल इज द क्रेडिबिलिटी, कि बैंक्स को लगता है कि आज भी एक रिस्की परसीव्ड पोर्टफोलियो है, रिस्क इसमें बहुत हाई है। रिस्क के आदमी टाइम पे पूरा नहीं कर पाए, रिस्क दैट वो कैश फ्लो में पूरा नहीं कर सके, रिस्क है कि वो आज परमिशन ला नहीं पाया आगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया 1 विंडो क्लियरेंस, अगर आज लेंडर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंफर्ट मिलता है कि आज के बाद ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन तक कभी अटकेगा नहीं, अभी आपको खाली फाइनल ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और पोजेशन के टाइम पे ही जाना है बीएमसी या एसआर या म्हाडा में, तो आप देखो फंडिंग कितना खुलेगा। आज आप दुबई में बिल्डिंग बनाते हो, आपको बिल्डिंग परमिट मिलता है। बिल्डिंग परमिट मिलने के बाद आपको खाली हैंडओवर सर्टिफिकेट के लिए जाना पड़ता है, आपको बीच में नहीं जाना पड़ता है। हमको बीच में भी काफ़ी अमेंडमेंट्स रहते हैं, काफ़ी चीज़ों के लिए जाना पड़ता है, बिकॉज मुंबई ऐसा एक नगरी है जिसमें आज भी सब चीज़ें फ्रैगमेंटेड है। फायर के अलग नॉर्म्स है, एनवायरनमेंट के अलग नॉर्म्स है, हाइट के अलग नॉर्म्स है, ड्रेनेज के अलग नॉर्म्स है, आपको कार पार्किंग के अलग नॉर्म्स है, ट्रैफिक के अलग नॉर्म्स है। तो हम कितने डिपार्टमेंट में हम भूल भुलैया की तरह घूमते रहते हैं। सो बैंक भी सोचता है जब बिल्डर खुद घूमते रहता है, हमको बिल्डर के पीछे नहीं घूमना है। ये नटशेल में बात है। आईओडी में देयर आर व्हाट 150 सम 120 के ऊपर का एडिशंस रहती है। अब डिसअप्रूवल से ये होता है। डिसअप्रूवल, ठीक है। सो इसमें ये डिफिकल्टी सेकंड बैरियर था। एंड थर्ड अगर आप मेरे को पूछो रवि, इज ये इंडस्ट्री बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, तो उसमें क्या होता है कि लोगों को आज भी फेथ कि ये डेवलपर जितना भी रेप्यूटेड हो, अच्छा हो, अंडर कंस्ट्रक्शन में कितना ट्रस्ट करना, वो आज भी जो डिस्पेंसेबल इनकम है लोगों के पास, जो सेविंग है या तो बैंक लोन लेने की, मॉर्गेज करने की ताकत है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन में आज भी उन लोग अपने अगर 100 कस्टमर्स रहेंगे तो खाली 10 या 20 प्रेफर करते हैं कि हम लोग लेवे।
80 आज भी रुके कि भाई 6-9 महीने में खत्म होने वाला या ओसी वाला Yeah, I agree में with हम you. जाए, हमारी मूडी, हमारी लाइफ की पूंजी, हमको रिस्क नहीं करना है. Correct. तो आज वो सिक्योरिटी नहीं, हालांकि रेरा आने के बाद, IBC NCLT के नॉर्म्स आने के बाद लोग बहुत प्रोटेक्टेड है. वन थिंग इज आवर जुडिशियल सिस्टम इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. आज आप एक छोटे चेक बाउंसिंग के केस से लेके कॉन्ट्रैक्चुअल चीज में भी डालते हो तो 3-6 महीने में एटलीस्ट आपको रिजल्ट मिलता है. सर मैं नहीं एग्री करता इस पे. अच्छा, वो आपके पर्सनल एक्सेप्शंस होंगे, बट आज अगर सपोज मैं कोई प्लॉट करता हूँ किसी के साथ, and कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से काम नहीं होता है, एंड मेरे पैसे अगर मैं रिफंड ट्राई करता हूँ, तो अगर सीधा नहीं आता तो मैं अगर कोर्ट के थ्रू जाता हूँ तो मेरे को पैसे मिल जाते हैं. नहीं, अगर पेपर वर्क राइट हो तो. देखो, यू हैव अ सर्टेन सेट ऑफ प्रोसीजर्स दैट यू फॉलो. मेरा खुद का एक चेक बाउंसिंग का केस चल रहा है, लेकिन आज की डेट में उसको हो गया है 3 साल, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आता. इनफैक्ट वो उसके अगेंस्ट ऑर्डर आया है, अरेस्ट वारंट आया है, फिर भी वो अरेस्ट नहीं हुआ. पता नहीं क्या, कैसे, किधर क्या हुआ, कुछ आइडिया नहीं है. सो आई एम स्टिल फाइटिंग ऑन दैट. रवि, क्या होता है अभी ओवरऑल आप ये एग्जांपल्स, इट वाज अनफॉर्चुनेट कि आपके भी इतने ट्रांजैक्शन में एक ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ. वैसे देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन और काइंड ऑफ आइटम विच इज़ नॉट अ आइडल प्रैक्टिस. बट आज हम ऐसा मानते हैं कि जो भी डेवलपर्स आज काम कर रहे हैं, जो रेरा में अपने आप को एक टाइमलाइन पे अकाउंटेबल रखते हैं प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए, वो ऑनरेबल लोग हैं. हाँ, समय ऊपर नीचे लोग शायद करते होंगे, बट लीगली कोई जाना नहीं चाहता है. सबको आज की मार्केट में चाहिए कि प्रोडक्टिवली काम. And I agree. There is a lot of difference now from what was there pre-RERA. Yeah. अभी जैसे आपने बोला कि क्लाइंट्स भी आते हैं. अभी एज अ ब्रोकरेज फर्म मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं. यू आर राइट कि ऑलमोस्ट 20% ऑफ द क्लाइंट्स दैट कम, दे आर कमिंग फॉर समथिंग विच इज रेडी टू मूव इन. या तो फिर 6 महीना 3 महीना का जो डिलीवरी टाइम होता है. मेरा खुद के, मेरे स्टाफ को भी मैं जब बोलता हूँ ना कि टू फोकस ऑन व्हाट प्रॉपर्टीज, द फर्स्ट इज रेडी टू मूव इन, OC रिसीव्ड, न्यू कंस्ट्रक्शन. सेकंड इन टियर इज 3 months to 6 months में OC आने वाला है. देन कम्स अंडर कंस्ट्रक्शन एंड देन लास्ट इज प्री लॉन्च. सो एवरी क्लाइंट वांट्स टू कम दैट. और हम लोग में क्या हुआ ना, एक चीज आई थिंक फ्रॉम द टाइम बिफोर एंड नाउ, पहले 7 माले की बिल्डिंग बनती थी, 1.5 साल में बन जाता था. अभी 15-20 माले की बिल्डिंग बनाने जाओ तो 3 साल से 5 साल तो लगता है. एंड यू आर राइट, बिकॉज when I joined the brokerage business 2011 में, when I started brokerage ना, तभी ये अपने सुबोध कुमार साहब थे. And he was the one who changed it from that super built up and everything to the carpet area. Carpet, बिल्कुल. And उसमें बहुत clean, like the things which changed completely. I was very happy when that happened. आज अगर आप पूछोगे, वो रेरा एक सुबोध कुमार जी ने जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पॉलिसीज की है, जिसमें आज आप जो अप्रूव्ड है वही बना सकते हो, कुछ भी एक्स्ट्रा बना नहीं सकते हो, और बनाते हो तो वो बेच नहीं सकते हो. वो फ्लावर बेड का सिस्टम उन्होंने पूरा ही हटा दिया. सो इफ यू आस्क मी, लास्ट 10 साल में प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लायंस ही हुआ है, प्रोग्रेस टुवर्ड्स टाइटर नॉर्म्स ही हुआ है, प्रोग्रेस टुवर्ड्स बायर प्रोटेक्शन ही हुआ है. आज ये पूरी चीज में आप बोल नहीं सकते हो कि उन लोग ने जो भी स्टेप लिया है वो कोई डेवलपमेंट के विरुद्ध नहीं है, बट नॉन परफॉर्मिंग या नॉन कमिटेड डेवलपर के विरुद्ध है. सो आज रेरा में भी अगर हम लोग कोई बिल्डिंग 2.5 साल 3 साल में पूरी करते हैं तो हम 4 साल लिखते हैं. हम 1-1.5 साल बफर पकड़ते हैं, रखना पड़ता है ना, ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ सो मेनी वेरिएबल्स. दैट आई एम फॉर दैट. बट उसके बाद आज आप डिफॉल्ट देखो, बॉम्बे जैसी नगरी में नहीं है ज्यादा. प्लस आफ्टर कोविड जो मार्केट को एक ब्लिप मिला, पूरा एक अपसाइड टर्न का, उसमें क्या हो गया, काफ़ी लोगों के जहाँ कैलकुलेशंस आगे पीछे थे, इंटरेस्ट के कारण कॉस्ट बढ़ गए थे, FSI इम्बैलेंस थे, वो सारी चीज़ों में काफ़ी लोगों को राहत मिल गई कि बैंक्स को उनके पुराने लोन्स के पैसे मिल गए, परफॉर्मिंग डेवलपर्स को अच्छे प्रोजेक्ट मिल गए, जो लैंडलॉर्ड या पुराने डेवलपर्स थे जिनका कुछ लेगेसी प्रॉब्लम था उनको एग्जिट्स मिल गए. सो दिस मार्केट हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड, प्रो डेवलपमेंट पॉलिसी ने भी सपोर्ट किया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन जो हिसाब से गवर्नमेंट लाया है लास्ट 10 साल में, इट इज़ कंप्लीटली अ पैराडाइम शिफ्ट कंपेयर्ड टू जो चीज़ें होती थी बिटवीन 2000 एंड 2010. ओह यस, कोइंसिडेंटली जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं वो मेरे माइंड में 2 साल पहले आया था. मैं मिला था पार्थ साहब को उनके ऑफिस में कार में 2 साल पहले, और उनसे मैंने ये प्रपोजल दिया था कि सर एक पॉडकास्ट करेंगे हम लोग, लेकिन पॉडकास्ट में आपका घर का टूर चाहिए ही चाहिए मेरे को, बिकॉज द पीपल वांट टू नो कि जो घर बनाते हैं दुनिया का वो खुद कैसे रहते हैं,
This was inspired by the fact that all of the people on my channel have been asking me कि सर आपका घर दिखाओ, आपका घर दिखाओ. तो वो भी दिखाऊंगा मैं. लेकिन ये जर्नी 2 साल पहले शुरू हुआ था और अब हमारा पहला टूर होने वाला है पार्थ मेहता साहब के घर का. So let's get this out to you guys. अगर आपको कुछ समझ में आता है कमेंट कीजिए, सीखने को मिलेगा आपको from all of this. It's a great aspect. आ गए अपने सब लोग, the great hastis of the road. I want to know about your house. You have a private elevator. Your sunroof. This brings natural light. Yes. This must be so nice. अगर बारिश गिर रहा है It's amazing. So I lie down here and do nothing. on the ground. Yeah, वो मैट डाल दिया, योगा मैट जो जिम में है. But still good. You can't feel the water, but you're seeing the water. Wow, it's very nice. And then you have this also covers up. Yeah, so the day there's an automation at 12 o'clock afternoon, it shuts, 5 o'clock it opens because that's when the peak heat is there. So at least this part doesn't become very hot and it's pleasant if you're sitting in the day. Otherwise, when it's a west open house, these are very few houses which are almost 4 side open. Generally, there's 3 side open homes. If you see, it's 4 side open. So when we moved in 2012, there was not a single building outside there. So when the whole idea was moving in here was that we get to see uninterrupted panoramic view right from Warsaw, Juhu to Carter Road. On a good day. On a good day. And then maybe a few buildings we made here. It was self-inflicted wound. And then other builders also, CRZ opened up. So then, to khulte gaya. Otherwise, it was a uninterrupted. At CRZ. I have 2 questions for you. First, what was the decision in buying this, finalizing this house? Why did you finalize this house, number 1? And now you're telling me that there is a that you have in your mind that you want to now upgrade on this. Yeah, so we've already, we plan to move in. No, that is the second. First question. So why this house? At that point of time, 12 years, 15 years ago, you must have, did you buy this ready or under construction? No, it was all under construction. It was going to get ready in 6 to 8 months. And that's the time when we had bought this house. So I'll tell you, I come from a very humble background. I used to live with my grandparents and parents in their joint home. But after I got married, I moved into rental premises. And I bought my first 2-bedroom house at Santa Cruz because I'm from Kharbandra. I'm born and bred in Santa Cruz for eternity since my childhood. I'm here. So when I bought my 2-bedroom house, for the first time collecting my money when I was doing a job at Vadwa Developers, I always aspired that I want to stay in a deep play. पैसे थे नहीं, फटी नोट थी, लेकिन सपने बड़े थे. And at that point of time, सोचा कि यार रहूँगा तो एक बार ड्यूप्ले में रहूँगा. So when 2008 I bought my first house, 9-ish, and that time I realized कि अभी तो ले लेते, कमा के ले लेंगे आगे. And then 2013 odd, when I was working, at that point in time, I realized that I could take a good home loan also, and I could make a good down payment also. And I realized that कमा तो लेंगे ही, let's buy a big house. So where I was working, I had some arrangements with them, and they facilitated me to buy this house, where I realized that I could own this beautiful place because once you come up, the view is spectacular. Then, nice. so now, see view also. now what you see is, of course, self-inflicted wounds by my own buildings as well as few others after CRZ opened. Otherwise, from Warsaw to almost Cart Road, it was all open. So then we said, my wife said, we want to live here, and we took the leap of faith. And the last dime in our pocket, we finished buying the house and making the interior. So that was the starting point. This is a duplex, and how many bedrooms is it? So basically, it was a 5-bedroom home. We broke it into a 2-bedroom home because it's my wife and me who live here. So we realized that we don't need more rooms. We just need a guest room. How many square feet? So it's altogether about 3,600 odd square feet. Okay. Yeah, with terrace must be about 4,000. Okay. So we realized we don't need too much of habitable space. What we felt is we need more space that we can use every day. So we made into bigger bedrooms, bigger wardrobe areas, a gym down, 1 guest room for the guests, and kept the entertainment floor on the top because we felt that if you open up the whole apartment looks very nice. There's a lot of natural sunlight. This is the only building where we had fixed glass on the corner. So that made it look much larger. This new building is openness. Yes, this building has come up now. Otherwise, it was all open. So if you see, even if it's a smaller space, it looks bigger because of natural light, mirrors, and stuff like that. So the vision was that time to have something that resonates with international standard, but it feels home. It should be an inside-out architecture that when you're inside also, you should feel that you don't need to go and stay anywhere or go abroad
or you're missing on something. So the vision was then, and then we kept making it better over the few years as we started doing better in life. But the intent was that we could not find a replacement for almost over 10 years of something where we were already staying. I agree with you, but I still think that there is a long way to go. Correct. From the client aspect, yes, client has been protected much better than before. Developer is also protected to a certain level and held accountable Correct. to a certain level. I know we are running short on time and you have a hard stop. No, that's okay. I am going to go to the next question, which बहुत बीच में बहुत हुआ था regarding the quality of construction. There were some projects where people were not happy. So पहले तो एक लो कंस्ट्रक्शन, जो लो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन होता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? रेड फ्लैग्स क्या होता है एज अ बायर इफ यू आर गोइंग एंड सीइंग अ प्रॉपर्टी? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड सी कि भाई इसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज बिलो पार? सो मैं इसको दो पार्ट में आंसर करूंगा. एक फ्रॉम द बायर पर्सपेक्टिव क्या देखना चाहिए, और एक एज डेवलपर पर्सपेक्टिव कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कि किसी के पुराने एक्सपीरियंस का काम वापस रिपीट नहीं हो, या तो हम हमारे नए टाइम के हिसाब से सीख के क्या करते हैं. दोनों पार्ट दिखाऊंगा. फर्स्ट, कंज्यूमर और बायर पर्सपेक्टिव, मेरा विचार ऐसा है कि लोगों को सबसे पहले रेडी बिल्डिंग्स जो देखते हैं वो देख के उनको उनका फिनिशिंग में समझ आ जाता है कि भाई ये लेवल का फिनिशिंग क्या है. कोई भी 1 या 2 साल के अंदर जो वेयर आउट नहीं होती है, प्लास्टर्स गिरते नहीं है अच्छे बिल्डिंग में. अच्छे बिल्डिंग में कभी भी आप इलेक्ट्रिकल वायर्स को लूज नहीं देखोगे. आप देखोगे कि उसका जो कॉमन एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे भी कहाँ पे आप टाइल वगैरह टूटी वगैरह नहीं देखोगे. आप प्लास्टर को ऐसे पापड़ा करके जो बाहर आ जाता है पानी के लीकेजेस के कारण आप देखोगे नहीं है, जो बबलिंग होता है. एग्जैक्टली. आप कोई भी कॉमन एरिया में देखोगे, अगर वॉक करोगे रेडी बिल्डिंग में, तो वो जो स्विमिंग पूल के नीचे के एरिया है, पोडियम एरिया है या ड्राइववे एरिया है, वहाँ देखोगे कि सीलिंग में से पानी या तो ब्लैक पैच नहीं है. ये सारी चीज़ें अगर आप प्राइमर फेस से या एज अ लेमैन देखते हो आपको समझ आ जाता है. पॉइंट 1 ये हो गया बाहर का एरिया. अभी मैं बात करूंगा, आप अगर अपार्टमेंट देख रहे हो, यदि आप अपार्टमेंट देख रहे हो तो आपके जो डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स है वहाँ पे क्रैक्स नहीं हो, वो एक क्रिटिकल चीज़ है. आप जहाँ देखोगे नीचे या ऊपर वाले फ्लैट वालों को एक बार आप पूछ सकते हो कि आपके यहाँ पे पानी आता है नहीं आता है, क्योंकि आज जो रहता है वो कभी गलत राय नहीं देगा. वो सीधा बोल देगा नहीं हमारे यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, बहुत लीकेज आता है हर बारिश. या कोई बोल देगा नहीं हमारे यहाँ पहले आया स्टार्टिंग में पहला साल तो क्या स्नैगिंग होता है, कुछ लूप्स ओपन होते हैं, कोई डक्स क्लोज नहीं होते हैं, तो मल्टीपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी होता है. अंडरस्टैंडेबल. ऑफ स्नैग लिस्ट और अपकीप, टीथिंग प्रॉब्लम, स्नैग लिस्ट या अपकीपिंग भी, कि लोगों ने मे बी जो तरीके से ध्यान रखना चाहिए वैसा ध्यान नहीं रखा. कोई क्या करता है, एज अ डेवलपर में हमको कंप्लेन आता है तो टेरेस का दरवाजा कोई खुला रख देता है, तो उधर से पानी गिर के लिफ्ट में आता है, तो लोग बोलते हैं लिफ्ट में पानी आ गया. अरे बाबा, बिल्डर थोड़ी लिफ्ट में पानी डालने के लिए लिफ्ट डालेगा. बट ये प्रैक्टिकल चीजें है. या कहाँ पे टेरेस में या किसी ने कुछ ऊपर के फ्लोर्स में फ्लोरिंग में काम कर दिया है जिसके कारण उसके इंटीरियर वाले ने ध्यान ना रखा हो. सो ये मल्टीपल है. तो मैं बायर पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने कॉमन एरिया बताया, सेकंड पार्ट है कि वो फ्लैट के अंदर जब वो जा रहा है वो रेफरेंसेस ले रहा है. फ्लैट में भी वो देख रहा है कि जहाँ जहाँ विंडोज कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ आजू बाजू कहाँ पे वो फुगी नहीं है, या कोई कारण का प्लास्टर निकल नहीं रहा है, या विंडोज के रैटलिंग नहीं हो रहे हैं, या वो बाथरूम फिटिंग्स देख रहा है, वो देख रहा है कि ये जैगवार, ग्रोहे या टोटो या वैसे रेप्यूटेड मेक के बाथरूम फिटिंग्स है. अगर बाहर से ऐसा रेप्यूटेड मेक है तो प्लम्बिंग सिस्टम हमेशा अच्छा रहेगा. फोर्थ, अगर वो देखता है कि बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रॉनिक के डक्ट्स है वो कैसे किए, डेवलपर ने सब आउटडोर एसीज के एक जगह पे दिए हैं, या कहाँ पे भी ड्रिलिंग होलिंग करके रख दिया है. क्योंकि कभी लोग थॉटफुल नहीं होते, छज्जा मिलता है छज्जा पे एसी डाल दो, पर एंड ऑफ द डे वो छज्जे का पाइप के कारण एसी छज्जा इज नॉट परमिसिबल टू टेक सो मच लोड. और उसके बाद आप ड्रिल करते हो तो आपका प्लास्टर में से पानी आने जाने का चांसेस है, तो जो प्लास्टर का कोटिंग रहता है प्रॉपर वाटर प्रूफिंग का वो निकल जाता है. सो दीज आर द थिंग्स जो एक लेमैन तरीके देख सकते हो. अभी मैं दूसरी साइड बताऊंगा एज ए डेवलपर. तो हमारे पहले 2-3 प्रोजेक्ट ने रवि हमको बहुत सिखाया. वेयर हमको क्या मालूम पड़ा, जैसे डेवलपर्स बाथरूम में खाली वाटर प्रूफिंग करते हैं, तो हमने नक्की कर दिया एक बात कि अभी हमारे हर प्रोजेक्ट में पूरा फ्लोर एंड बाथरूम दोनों में हम वाटर प्रूफिंग करेंगे, और एक लेयरिंग रखेंगे जिससे कल कोई फ्लोरिंग भी चेंज करना चाहता है तो नीचे वाले का प्रॉब्लम नहीं हो. बिकॉज बॉम्बे में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पानी और लीकेज का ही है. दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम जो हर बायर का रहता है. सेकंड, हम टेरेस पे ट्रीटमेंट्स करते हैं लाइक मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग एक्सेट्रा, जिसमें मल्टीपल लेयरिंग हो जाता है कि विथ वेयर एंड टेयर 5-10 साल बाद भी
पानी कहाँ पे क्रैक्स पकड़ के अंदर नहीं आए तो एक लेयर पे अब्जॉर्ब हो जाए, इट डज नॉट गो ऑल द वे टू द सीलिंग ऑफ द लोअर फ्लोर। तो हम वो ध्यान रखते हैं। थर्ड, अभी हमने नक्की किया जो लेवल के पाइप्स एंड कॉन्ड्यूट्स एंड वायरिंग हम यूज़ करते हैं वो खाली ग्रेड ए ग्रेड 2 लेवल के ही, ब्रांड 1 ब्रांड 2 लेवल की ही टॉप नॉच रहे। इट कैन नॉट बी ब्रांड 3 ऑल्सो, सो दैट जिनके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनके काम में क्वालिटी बोलते खराब नहीं हो, लाइक गुड केबल्स, वायर्स, गुड ब्रांड्स, वी ट्राई टू यूज ओनली दैट, नो मैटर एनीथिंग एल्स इज इवन 50% चीपर, वी डोंट कट कॉर्नर्स दे, हम लोग वहाँ पे पैसा बचाने नहीं आते। फोर्थ, हमने अभी एक सिस्टम बना दिया कि जो हैंडओवर के लिए काफ़ी टाइम डेवलपर्स जल्दी बिल्डिंग बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो डिविएट कर देते हैं। जैसे आपका वाटर प्रूफिंग होता है, प्लास्टर होता है, टाइलिंग होता है, और अकॉर्डिंगली आपकी बाकी चीज़ें होती है, लोग उसको इंटरचेंज कर देते हैं बिकॉज उनके पास जो अवेलेबल एजेंसी होती है उससे फटफट बना के निकल जाते हैं। हमारा धंधा एक साइंस है, हमारा धंधा एक टेक्नोलॉजी बेस्ड है, हम प्रोसेस को डिविएट नहीं कर सकते, वो क्रोनोलॉजी ऑफ सीक्वेंसिंग जो रहता है उसको जंप नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए जो अच्छे डेवलपर्स हैं उनकी खुद की टीम्स रहती है। जैसे हमारे पास आज 300 लोगों की टीम में से 100 जन खाली कंस्ट्रक्शन में, मैं 100 जन रखना नहीं चाहता हूँ, इट्स अ बिग पे बिल फॉर मी, बट वेदर क्वालिटी डिपार्टमेंट में 15 जन हो, आरसीसी डिपार्टमेंट में अलग हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, उसके ऊपर पीएमसी बाहर वाली रहे चेक करने, बजट वाली टीम रहे, परचेज वाली रहे, तो जो मिड टू लार्ज स्केल डेवलपर्स है वो अपनी पूरी एक अंतराज लेके चलते हैं कि उनका नाम आगे खराब नहीं हो। रेरा के 5 साल में उन लोग का ऑलरेडी कमिटमेंट रहता है, एंड हम लोग एक हैंडओवर मैनुअल बनाते हैं। व्हेन आई से हैंडओवर मैनुअल, क्योंकि डेवलपर शिद्दत से अच्छा काम करने के लिए काम करता है, उसका कोई इंटेंट नहीं है कि कोई भी घर में लीकेज आवे या कहाँ पे भी प्लास्टर में क्रैक आए, वो अच्छी चीज़ करना चाहता है, बट लोग बाद में अपकीप नहीं करते हैं, उसमें प्रॉब्लम आता है। जैसे आप बोलो कि डेवलपर 1 साल लिफ्ट से मेंटेनेंस फ्री देता है, बट फिर सोसाइटी लिफ्ट साल में 1 बारी या 2 बारी सर्विस कराती है, जबकि उसका प्रॉपर सर्विसिंग एवरी 45 डेज होना चाहिए। सेकेंडली आप बात करोगे कार पार्किंग सिस्टम्स, अभी बॉम्बे में हमारे एरिया में मैकेनिकल सिस्टम है, तो उसका एक मेंटेनेंस मांगती है, वो मेंटेनेंस आपको अपकीप रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू हियर ऑफ दीज एक्सीडेंट्स कि ये चीज़ का ये गिर गया, वो गिर गया, सिस्टम फेलियर हो गया, लोग अटक गए, पैरालिस हो गया बिल्डिंग, गाड़ी निकल नहीं पाई कहाँ पे भी, सो यू हैव टू अपकीप। टू थर्ड, एक मैनुअल में हम ये करते हैं कि जो हमारी एजेंसीज है, जैसे वाटर प्रूफिंग एजेंसीज है, हम सिविल कॉन्ट्रैक्टर वाले को नहीं देते, हम बॉम्बे के टॉप 2-3 थर्ड पार्टी को देते, जो एक बॉन्ड पेपर पे पूरा वारंटी बैक टू बैक पास ऑन करता है कि 10 साल या 5 साल या 15 साल तक बिल्डिंग में पानी का कुछ भी आएगा तो अब हमको कॉन्टैक्ट करना। दिस इज यू, आप एक कॉन्ट्रैक्टर रखते हो और वो कॉन्ट्रैक्टर फिर बाद में सोसाइटी को हैंड ओवर करते हो। सो जैसे एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर होता है, मल्टीपल फिनिशिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ऐसे वाटर प्रूफिंग के हम लोग एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को ही देते हैं काम, कि भाई आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बट हमारे हैंड ओवर के बाद जो भी बैलेंस 4 साल हो या 10 साल हो या 9 साल हो, सोसाइटी वाले आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है विद इन द डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड ऑफ 5 years आई विल टेक केयर, कुछ खर्चा हुआ तो 5 साल के बाद सोसाइटी विल टेक केयर। तो क्या होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्टर या एक बड़ी एजेंसी ओवर अ पीरियड ऑफ पहले 5-10 साल अगर एक बिल्डिंग मेंटेन करता है और हर कोई अपना अपना दिमाग वापर के नए आदमी लोगों को नहीं लाता है, तो एक बिल्डिंग में एक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, एक बिल्डिंग की लाइफ लॉन्ग लॉन्जिटिविटी बढ़ती है। आज कोई किधर भी अपना आदमी लेके आवे और हिसाब से काम करने की कोशिश करे तो इट काना का डिविएट्स द प्रोसेस। सो दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट कि आप रीडेवलपमेंट करते हो, ठीक है, रीडेवलपमेंट करने के टाइम पे एक एग्जिस्टिंग टेनेंट्स होते हैं, जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी मेंबर्स होते हैं, और देन न्यू मेंबर्स कम जो ऊपर के फ्लोर्स में यूजुअली आते हैं। ऑल ऑफ दिस मेंटेनेंस पार्ट नॉर्मली क्या होता है ना, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ बिल्डिंग विच इज मेड फ्रॉम स्क्रैच, जहाँ सब नए नए लोग आए हैं, और जहाँ रीडेवलपमेंट हुआ, जहाँ पुराने लोग वापस आते हैं और नए लोग आते हैं। मैंने बहुत बिल्डिंग्स में देखा है जहाँ दोनों के बीच में इन द रीडेवलपमेंट पार्ट बहुत गैप्स होते हैं दोनों के बीच में। What is the advice that you want to give to these people? पहले तो आपने बोला कि मेंटेनेंस के लिए आई एग्री विथ यू, जिसने वो बिगिनिंग से किया है वो आदमी इन्वेस्टेड है, उसको पता है कि ये मैंने इधर वायर कैसे डाला, ये मैंने इधर कौन सा मटेरियल यूज किया। जब कोई तीसरा आदमी आता है तो उसको पता नहीं होता। इट्स लाइक मेकिंग अ मूवी, आधी मूवी में कोई छोड़ के चलेगा और दूसरी आधी मूवी किसी और ने बनाया तो मजा नहीं आता है। बिल्कुल। सो व्हाट इज योर फर्स्ट advice to all the people who are in a redeveloped building
पुराने मेंबर्स और नए मेंबर्स को कैसे मैच करना, कैसे उनको एक बहुत ही पीसफुल मैनर में रहना और मेंटेन करना बिल्डिंग, ये बहुत प्रॉब्लम होता है हमारे मुंबई शहर में. व्हाट इज योर एडवाइस टू दीज पीपल? सबसे पहले पूरा बॉम्बे मेगा रीडेवलपमेंट स्प्री पे है. सो मेरा रिकमेंडेशन कि हमारी कंपनी भी फॉलो करती है और हम लोग भी जिस सोसाइटीज़ में मिलते हैं हम लोग यही बोलते हैं. सपोज़ एक बिल्डिंग में 20 फ्लैट है और हमारे नए 10 फ्लैट है. फॉर एग्जांपल हम हर 10 फ्लैट में एक पर सेल के टाइम पे ही बोल देते हैं कि आपको 1000 रुपीज़ स्क्वायर फीट, 500 रुपीज़ स्क्वायर फीट, 2000 रुपीज़ स्क्वायर फीट कॉर्पस डिपॉजिट देना है सोसाइटी के अकाउंट में. हम अगर वो कॉर्पस लेके आते हैं, उसके साथ साथ जो सोसाइटी खाली करने जाती है और हम उनको जो नया कॉर्पस देते हैं फॉर टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग, हम उनको बोलते हैं इसमें से इक्विवेलेंट अमाउंट और अ परसेंटेज ऑफ दैट आप सेट असाइड करके सोसाइटी अकाउंट में रहने दो. तो नई बिल्डिंग सबसे पहले हमारी भाषा में ठन गोपाल नहीं होती है. दे हैव अ पर्टिकुलर फंड, कॉर्पस फंड विच टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर आउटगोइंग्स, क्योंकि पुराना आउटगोइंग कम होता है. नए बिल्डिंग में एमिनिटीज आते हैं, मैकेनिकल सपोज पार्किंग रहा, मोर नंबर ऑफ एलिवेटर्स, मोर नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग, टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ जाता है, पानी के चार्जेस बढ़ जाते हैं. और हर साल बढ़ता ही है बॉम्बे में, कुछ कम नहीं होता है. तो आप वो पैसा आज बचा के रखो, आपको जेब से नहीं निकालना है, बिल्डर आपको दे रहा है, आप अलग रखो, मेरे बायर उनके परसेंटेज में लेके आएंगे. तो हर सोसाइटी में एक फंड जमा हो जाता है, 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, कुछ सोसाइटी में तो 250 करोड़ रुपया हो गया है, 500 करोड़ रुपया भी जमा हो गया. क्या बात कर रहे हैं? बिग कॉम्प्लेक्सेस लाइक रहेजा विवारिया, रुस्तम जी सीजन्स एंड सम अदर बिग बिल्डिंग्स लाइक ओबरॉय के, उन लोग ने कॉर्पस फंड्स इतने अच्छे रखे कि उनका हर महीने का रिकरिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाता है. और वो लोग लमसम लेते हैं, वन टाइम लेते हैं ना, वन टाइम ले लेते हैं. दे विल टेक ऑन अ 3 बेड इतना पैसा, 4 बेड इतना पैसा. रवि, यही जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, आपका अपकीपिंग ऑफ द बिल्डिंग आपके फाइनेंशियल के कैश फ्लो मंथली जो देने उस पर डिपेंडेंट नहीं है. बिल्डिंग में एक सिंपल एग्जांपल, अगर जो बिल्डिंग ये नहीं करती है, क्या होता है, हम ट्रिक सिक्योरिटी देते हैं, वॉचमैन उनको रखना है नेपाली, क्योंकि हम ट्रिक सिक्योरिटी वाले को देते 15,000 रुपया पर शिफ्ट और उनको आदमी चाहिए जो 3,000 रुपया पर शिफ्ट कर. कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी हो गई. आदमी रात को सो जाता है 12 बजे, सवेरे उठता है 7 बजे हमारे ही टाइम पे, हो गया बिल्डिंग सिक्योर्ड. ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है. नंबर 2 प्रॉब्लम है, हम देते हैं कोई बड़ी एजेंसी लाइक JLL, सीला या कहाँ पे कॉमन एरियाज मेंटेन करने. करेक्ट. दैट इज योर स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, फैसिलिटी मैनेजमेंट, फैसिलिटीज हम देते हैं जो एक पर्टिकुलर फी हर महीना लेते हैं. सोसाइटी आजू बाजू के 10 लोगों को बुलाता है और अपनी टीम बना देता है और एक मैनेजर रख देता है. तभी हम जाते हैं बिल्डिंग के थिएटर में, स्मेल आता है, आप पिक्चर ही नहीं देख सकते. आप बाथरूम में जाओ, आप आपके स्विमिंग पूल में जाओ, तो बिकॉज इट इज नॉट अपकेप्ट एंड क्लीन्ड वेल, लोगों को रैशेज हो जाते हैं. आप स्टीम रूम में जाओ, आप देखोगे खराब है. आप टॉवल्स देखोगे कॉमन एरिया क्लब हाउस में, यू कांट इवन यूज. हाउ विल अपकीप बी डन इफ इट इज नॉट मैनेज्ड इन अ परफेक्ट वे? ये सोसाइटी का सेकंड प्रॉब्लम. थर्ड चीज, हम जो लोगों को देख रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला, पुराने मेंबर्स को हमेशा लगता है कि नया मेंबर सुपीरियर है और वो इन्फीरियर है. उनका अंदर ही एक प्री कंसीव्ड माइंड में है. जबकि आज मैं एक दुखती नस दबा रहा हूँ, बट You are so right. बट मैं मन की बात बता रहा हूँ, बिकॉज आई फेस दिस एवरी डे. And they also think that जो हम पुराने हैं, ये हमारी बिल्डिंग है, आप तो आउटसाइडर हो. So that is another mentality gap. So रवि, फर्स्ट पार्ट अगर आप मैं बात करूँ और एम्फेसाइज करूँ, सबसे पहले उन्होंने भले 3 लाख में फ्लैट लिया और 30 लाख में, और आज वो नए फ्लैट में जो 9 करोड़ रुपए का है, 8 करोड़ का है, उनको भूल जाना उन्होंने कितने पे लिया है. आज उनकी एक फ्लैट की वैल्यू है, तो मन में वो इन्फीरियरिटी निकालना का क्वेश्चन ही नहीं होता है. यू आर सिटिंग इन अ गुड प्राइसी लोकेशन, आपकी वैल्यू बढ़ गई है और एक अच्छे एड्रेस में आप आ गए हो कि आपके घर में भी लोग आए तो लगे वाह क्या नए घर में आप रह रहे हो. तो पहले वो इन्फीरियरिटी तो रखना ही नहीं चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, नया मेंबर अगर ज़्यादा पैसा दे के आए और तुम्हारे ऊपर के फ्लोर में रह रहा है, उसका मतलब नहीं है कि वो तुम्हारे से अलग है. तो आपको उसको एम्ब्रेस करके सोसाइटी में अपना बनाना वो आपका काम है. आप ओनर थे लैंड के, आप बाहर गए 2-2.5-3 साल और आप वापस आए, नया आदमी अतिथि है, वो गेस्ट है, अंदर आया है, तो आपको उसको आपका पार्ट बनाना है. मेनी टाइम्स मैं देखता हूँ सोसाइटी कमेटी खाली पुराने मेंबर्स के बनाते हैं, नए वाले को लेते ही नहीं है. हाँ. तो उसमें क्या होता है, नया वाले, एक छोटी बात बोलूंगा, बिल्डिंग में हम 4 लिफ्ट देते हैं, उन लोग 2 लिफ्ट चालू रखेंगे, 2 बंद रखेंगे. अरे बाबा रास्ता निकालो, मिलो कि चलो सैटरडे संडे चारों चालू रखेंगे. वीक डे पे हम लोग सवेरे 8 से लेके 11 और शाम को 6 से लेके 9 तक चालू रखेंगे.
दिन में हम 2 बंद करेंगे। आप लोग एक एफिशिएंटाइज करो, क्योंकि नया आदमी एक नया लाइफस्टाइल देख के आया है और उन्होंने डेवलपर को पैसे दिए, और अगर वो डेवलपर को पैसे नहीं मिलते तो आपकी बिल्डिंग इतनी अच्छी नहीं बना पाता। सो उसको कैसे विदाउट ईगो, विदाउट एनी डिसकम्पैशन, एक राइट तरीके से अपने फैमिली में अंदर लेके तुम लोग ये भेदभाव निकाल दो, तो लाइफ सबकी बड़ी अच्छी रहेगी और झगड़े ही नहीं होंगे। तो ये मेरा पर्सनल Amen. रीडिंग रहा। Amen to that, man. Amen to that. I can tell many stories on this, but not right now. बट इतना नटशेल में अपने दर्शकों को मालूम पड़ जाता है कि भाई सोच में फर्क लाना है। भेदभाव आदमी 2 करोड़ महंगा लेवे या 2 करोड़ सस्ता लेवे उसमें नहीं है। What about this painting? You have Paris and you have No, so basically this is one of my very, very close friends who got a painting done from a very, very renowned artist from Punjab actually. So he's Karan Barsi or something. So what happened is we said we like Paris, we like London, and I said that I'm trying to buy a house which is closer to closer to the ocean. So we kind of put it on a rainy day. How it's made for you? Yeah, he made it for me. It is a self-painted. This is from the thumbs he's done. So if you see, all these are thumb impressions that he has got it done. And this gentleman is located where? He's from Punjab. Okay. So one of my friends from here, he got it painted from him, and he got it paid for us specially. Okay. And aspirationally, how thin I'm supposed to look, he tried to put it. You believe in Vastu? Yes, I believe in Feng Shui and flying Feng Shui more than Vastu. Okay. Or I believe, along with Feng Shui, the importance of energies. Positive, negative. If I'm giving a good product to my consumers who vested their lifetime saving trust upon me, the least I can do is that they are not in a negative space. So अगर कल मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ तो मेरा काम अटकना नहीं चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। मैं अगर बिल्डिंग बना रहा हूँ तो मेरा काम टाइम पे पूरा होना चाहिए। थर्ड है कि whoever is staying there उनको बरकत मिले। एंड फोर्थ है जो लोग अपने लाइफ में 25 से 30 साल आगे रहने वाले हैं, उन लोग के घर में भी there is a positive aura. So these are the principles that I believe that we should do that. It's not that I don't believe in Vastu. So we still take care of everything, whether the kitchen corners, whether the bathroom areas, the entry exits of the building, and everything. There must be a lot of difficulties in finding out because अपना मुंबई में space इतना कम होता है, इधर डालने जाएंगे तो ये नहीं होता है, फिर बाद में you have to make sure that your FSI is maximum in that. Because at the end of the day, it has to make financial sense. Yeah. So I'll tell you, Ravi, it's more than anything, we don't reject it on that basis. We try to only improve the energy. क्यों हम बॉम्बे में ज़्यादा चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। कहाँ पे नाला है, कहाँ पे स्मशान है, कहाँ पे कब्रिस्तान है, कहाँ पे स्लम्स है। You can't control an external factor, but all you can do is try to improve the energy there with all good wishes that this thing is getting positive and it gives you the intended success that you're looking for. We briefly spoke about this. आपने बिगिनिंग में बोला कि लॉज एंड रेगुलेशंस आए हैं जो डेवलपमेंट को एक लेवल तक लेके आए हैं अभी। नाउ देयर आर 2 थिंग्स। पहले तो मैं दुबई जाते रहता हूँ रेगुलरली, ठीक है, और दुबई में आई सी सच ब्यूटिफुल बिल्डिंग, सच ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर्स ऑल अक्रॉस द स्ट्रीट। ऐसा ऐसा मुंडी ऊपर कर करके देख के मज़ा आता है। मुंबई में हम लोग को वो व्हाट इज़ योर गट फीलिंग कि मुंबई में हम लोग को ऐसी बिल्डिंग्स कब देखने मिलेंगे, ऐसा एक स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ कब आएगा हम लोग को, एंड स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ इन सच अ मैनर दैट द मिडिल क्लास इज ऑल्सो बेनिफिटिंग, नंबर 2, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट there are specially abled and handicapped individuals. Okay, I was telling you when we met in your house, I told you one story about this gentleman. We were there in Kurla at a office complex, और वो बेचारा, he was with a helper. He was in a wheelchair and he was not able to go over 3 steps. Correct. रास्ता साइड में ऐसे दीवार पकड़ के खड़ा था, उसका हेल्पर उसको पहले व्हील चेयर ऊपर लेगा। मैं देखा, इतना बुरा लगा ना, I went and helped him out. I was like, let me help you out. When are we going to see structured growth in Mumbai so that we have a skyline which is recognized world over, number 1, and when are we going to see facilities for the common man जिसको actual ज़रूरत है, this handicapped people? So मेरा बिलीफ ऐसा है कि मुंबई एक ऐसा सिटी था जो इनऑर्गेनिकली ग्रो हुआ है। पुरानी बिल्डिंग्स थे ब्रिटिशर्स टाइम के, थोड़े रीडेवलपमेंट में बीच में TDR पॉलिसी आई 1970s 80s में, 90s में बंद हो गया, फिर वापस चालू हुआ।
सो एक प्लैंड गेटेड कम्युनिटी कभी नहीं हो पाया है इन प्रॉपर मुंबई. अभी आप थाने देखो, मीरा रोड देखो या हीरानंदानी एरियाज देखो, उनको एक्सेप्शन गिनो, बिकॉज वो एक बैरन लैंड था, उनको एक रिक्रिएट किया है एज अ मास्टर प्लान. आप अब दुबई में जाओ, आप डाउनटाउन जाइए, आप दुबई हिल्स जाइए, या आप दुबई क्रीक हार्बर जाइए, या आप एक जेवीसी जाइए, जेवीटी जाइए, अर्जान जाइए, हर जगह एक मास्टर प्लान कम्युनिटी है. वो तो हम लोग के पास भी है, टाउन प्लानिंग स्कीम है ना हम लोग का. टीपीएस थी, बट अब टीपीएस में भी काफी रीडेवलपमेंट्स होना शुरू हो गया और सब छोटे छोटे प्लॉट्स थे. उसमें हुआ क्या है, एक इंडिविजुअल डेवलपर जब मास्टर प्लान करता है, क्लासिक एग्जांपल इज मिस्टर हीरानंदानी, देन यू हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान्ड एनवायरनमेंट व्हिच इज नॉट द केस इन मुंबई. सो आई वुड नॉट लाइक टू वेस्ट मोर टाइम एक्सप्लेनिंग दैट. कमिंग टू आवर पॉइंट इज, व्हेन वी लुक एट अ इंटरनेशनल सिटी वर्सेस मुंबई, सबसे पहला फर्क क्या हो गया कि मुंबई लैक्स क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स एंड क्वालिटी फिनिशिंग कॉन्ट्रैक्टर्स. नंबर वन. इफ देयर आर अ फ्यू, दे आर सो एक्सपेंसिव कि बॉम्बे में जो अप्रूवल नॉर्म्स ऊपर नीचे चेंज होता है, आदमी का डीले और लीगल अग्रीमेंट में ही उसका कॉन्ट्रैक्ट अनवायबल हो जाता है. सो ग्रेड ए डेवलपर ऑल्सो कांट गेट अ ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि एक तो वर्कमैन कम है और सेकंड उन लोग इतने एग्जॉस्टिव अग्रीमेंट्स होते हैं उनके, या उनके लीगल क्लॉजेस इतने रहते हैं कि डेवलपर डिफॉल्ट कर देगा बिकॉज ऑफ हिज एक्सटर्नल एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स, जो मैंने आपको पहले बताया. सेकेंड है कि बॉम्बे में रूल्स आफ्टर सुबोध कुमार जी ने जो डीसी रूल्स में अपडेट लाए, उसके बाद इट हैज़ बिकम वेरी स्टैंडर्डाइज कि उसमें प्ले करने का एक लेवल प्ले है ही नहीं. कुछ भी तुमको ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा या ज़्यादा एक डिज़ाइन एलिमेंट लाना है आपके प्रोडक्ट में, या आर्किटेक्ट का विजन को बाहर लाना है, इट्स कॉस्टिंग FSI एंड FSI इज कॉस्टली. सो वो एक आर्किटेक्ट या एक विजनरी क्रिएटर इज नॉट एबल टू गेट दैट डिज़ाइन द वे इंटरनेशनल places you see in Shenzhen, आप दुबई में देखिए, आप हांगकांग में देखिए, या आप सिंगापुर में भी देखिए, वो नहीं आ पाती है. फोर्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट हमारे कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. आज पैसा अगर सस्ता हो, आप एक एग्जाम्पल समझिए कि एक हाइपोथेटिकल कि बॉम्बे में एक डिज़ाइनर को विद एन इंटेंट कि वो एरिया को कोई बाद में मिसयूज़ नहीं करे इन टर्म्स ऑफ कवरिंग आफ्टर ऑक्यूपेशन या पोजेशन के बाद उसको अंदर करके एनक्रोच ना करे. अगर उतना फ्रीडम एक आर्किटेक्ट को मिले, डेवलपर को फ्रीडम मिले कि उसने डे वन पे जो परमिशन ली और वो 100 माले की बिल्डिंग भी बना रहा है जहाँ पे सिविलाइजेशन की हाइट हो, या 20 की बना रहा है 30 की, उसकी बिल्डिंग कभी रुकेगी नहीं, वो अश्योरेंस मिले. तीसरा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर अश्योरेंस मिलता है कि हमने जो फंड किया प्रोजेक्ट वो अटकेगा नहीं. वो हम लोग को क्यों नहीं मिलता है? नहीं मिल रहा है. So क्यों नहीं मिल रहा है? इसके कारण आपका नहीं बन रहा. बट व्हाट इज इट दैट, मतलब हम लोग, व्हाई डोंट वी डिजर्व इट? आई ट्रैवल एवरीवेयर, आई फील सो, मेरे को इतना बुरा, मैं अभी दुबई गया था, आंख बंद करके रोड क्रॉस कर सकते थे हम लोग 100%. एंड आई वाज लाइक, व्हाई डोंट वी डिजर्व इट? इट इज लाइक अ बर्निंग क्वेश्चन इन मी. अगर मैं बात करूं बॉम्बे की, तो फ्रॉम बैंड्रा टू साउथ बॉम्बे 70% ऑफ इंडियाज वेल्दीएस्ट पीपल स्टे बिटवीन बैंड्रा एंड साउथ मुंबई. सर, अपना महाराष्ट्र, अपना मुंबई का जो BMC है इज द richest municipality in the country, correct? Yes. It is like, it has got money in thousands of crores. I think pro-development policies. Number 2, cheaper capital. Third, respecting a vision of a creative architect and giving permissions that allow a little flexibility to the norms and adding to the skyline of the city. And fourth and most important is a developer getting a one window clearance and having the entire financial closure day one. One shot. हाँ, one shot. ये अगर आ जाता है ये सारी चीज़ें, तो बॉम्बे को, ट्रस्ट मी, शंघाई या कहाँ बनने को रुक नहीं सकते हैं. सेकंड, अगर आप एक और छोटी बात में करूँ तो बॉम्बे में जो रोड्स है, दैट इज द आर्टिलरी इंटरनल रोड्स, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. आज आपको मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि नए जितनी बिल्डिंग आ रही है, हर बिल्डिंग में वाटर प्रॉब्लम है. कोई भी बिल्डिंग में जो फोर्स में पानी आना चाहिए उसका 50% ही आता है. आज आप समझो इतना डेवलपमेंट हो रहा है, पानी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? नंबर 2, हर बिल्डिंग में एवरी फैमिली मेंबर जिसको थोड़ा भी इम्यूनिटी प्रॉब्लम हो इज ऑलवेज कॉफिंग, क्योंकि हम जो विंडो खोलते हैं हमको कंक्रीट और डस्ट और कंस्ट्रक्शन के मटेरियल का सोख हम कर रहे हैं हमारे ब्रेथ पे, बिकॉज हर जगह इतना डेवलपमेंट चल रहा है. सो एनवायरमेंट इज नॉट सपोर्टिंग, रोड्स
एंड इंटरनल रोड्स, जस्ट बिकॉज एक सीलिंग आ जाता है, एक अतल सेतु आ जाता है, उसके मतलब हमारी लाइफ जुहू या नहीं, उसे कुछ फर्क वर्सोवा नहीं या पड़ता है। लोखंड वाला या अंदर इंटरनल रोड्स में कोई फर्क नहीं है. ठीक है, मेट्रो मोनोरेल सब करेगा टिल अ लेवल. इट्स अ ग्रेजुअल थिंग एंड वी आर वेरी प्राउड दैट व्हाट द सिटी इज डूइंग इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. हम हमारे इतने लाइफ टाइम में यंग एज में हम देख पा रहे हैं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर. My kid will probably see the benefits of this. I won't see. So we are not. So जैसे health sanitation, your water issue, your internal artillery road issue, and in terms of how the overall environment का play that is neglected is another big concern with the rapid development that is coming up. Do you click deals over here in your house? Not really. So anyone from business has not come. You're the first guy who's covering my home. Oh, Yes. thank you, sir. You I are am honored. You're the first guy, and I mean, we have a very old relation, and I respect you a lot, and we've got a lot of mutual admiration. And I felt that with you, I'm comfortable. Otherwise, my house, I don't think anyone from business circle, other than maybe few people here and there for Ganpati or something, they must have come to just pay a visit. I've been through few of your podcasts. You are done with few people. Yeah. And it was very interesting. My two things that I actually take away from our conversations. The first was when I came to your office with Mr. Bhatia, and the second, which actually left an impact, was when we met at that award ceremony. You were sitting right next to me. Yeah. You said few things to me, and I was like, "ये बंदा सही है, एकदम सही बंदा है, straightforward, no nonsense, बस जो है सो ऐसा ही है." मेरे को I like that about people. See, Ravi, I'll tell you, my logic in life has been very simple. We complicate our lives more by trying to please everybody around us, or trying to be more loved, or more liked, or more visually or interpersonally appealing. But eventually, when you grow in life in terms of age, and when you see everything in your life right from scratch to whatever you've done professionally, personally, or wherever, you realize a lot of things don't make sense, and they're not relevant 20, 25, 30 years down the line. But only few things in your life which are underlying principles that you have to do the right thing. Yes. You may not be able to please few people, you may be able to please few people, you may rub people the wrong way, but if from your conscience and your heart and in your tongue, Vani, if they are in sync, I think it gives you immense peace as a personal level. So my belief is that even if I'm wrong somewhere, we made our own share of mistakes in life. My belief is that anyone who's dealt with me or invested me or trusted me, I have to make good for that. Or anyone who's bestowed their faith upon me. So I feel that bolte na ye life mein you've come to cut your karmas. So you have to do it in the right way by ensuring that you don't build new, but you at least keep cutting the old things, because I follow a little spiritual path. So in that, my belief is like, let's talk business sense pointed examples. Steam has screwed up, कोई फ्लैट में लीकेज आ गया, तकलीफ आई, हमने 5 साल बाद भी उसको सॉल्व करके दिया, रेरा खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, बट इट इज़ द राइट थिंग टू डू, बिकॉज उसने अपना घर लिया, उसके घर में पानी नहीं आ सकता. बट वी आर नॉट इन अ बिजनेस के एक टोयोटा गाड़ी डाल दिया, घर पे लीकेज होता है. 100% हुआ था 5-7 साल पहले, हमने ट्रीटमेंट कराया था. सो बॉम्बे में इट्स these things are common. So now with evolving technology, it's easier. But that I'll emphasize what we are doing in our projects, so that what I have faced, or in my first few projects, what we've learned, it does not repeat. So I'll share with you subsequently. But we stand by people. We said, don't worry, ये हमारी चीज़ है, हम करके देंगे. कहाँ पे हमने बिल्डिंग में एक 7 साल पहले 6 साल पहले बिल्डिंग बनाया, कार पार्किंग्स नहीं चलते थे, हमने 5-6 साल बाद भी पूरी कार पार्किंग सिस्टम 4 करोड़ रुपए की चेंज की. Yeah, I think you mentioned this in your... I said in my one other thing, because Which building is this? that was Borivali, one of our projects called Ananda Residency. Okay. Where we felt that the vendor had got bankrupt in COVID and he could not manage and stuff. So my belief is that if someone has put in money, I may not be able to please him 10 on 10, but I have to do what is right as a commitment that I've given him when my team has sold the flat. Similarly, today when we grow in the business, your cash flows are sometimes tight. You have to do a lot of things. You have to pay banks on time, everything. I tell my team only one thing: bloody pick up the phone, speak, and say that this is going to take time. Communication. Reciprocal. Very important. Reciprocal. The moment you stop picking up the phone, the other person starts getting jittery. So my feeling is that before I reach home at 8:39, even in the car or whenever I'm coming back, I'll either put a voice note, WhatsApp, delegate, but a smallest person has heard from me. That he knows what is expected from Paradigm. It's not necessary that today with my busy schedule I can reply to everyone, but at least for purpose for which he had contacted
team paradigm or brand paradigm, his intention or his objective should be solved. And so I believe that Get a revert. and you have to close loops in life. And nobody calls you without work. So my belief is that I used to make mistakes where I used to be so busy and not able to revert calls 5-6 years back. And then when I changed and introspected, I realized what are the things that I should improve. So immediately I got into a stage that, boss, whatever it is, within 24 hours, anyone who touches bases on you, you may be busy for few hours, few evenings, in the mornings, your business, your reviews, etc. I'm bad at this. So I believe in that. I believe in the same philosophy, but I am unable to revert back in 24 hours. Sometimes on WhatsApp, it takes me 2-3 days to revert back. I think see, you are in a thing where you are open to viewers in general, people who are having generic queries. We are dealing with people who are having specific. No, I'm talking about clients who want to speak to me. Basically, समझो there is a client who's closing a deal and they have certain questions that they want to ask me only for whatever reason. And I don't discriminate कि भाई तुम लोग का 1.5 करोड़ का तो मैं नहीं बात करूँगा 100%. 10-15 करोड़ का तो ही बात करूँगा. So even if there is a client which is say on a lower end, I still talk to them and I still tell them कि भाई whatever is your queries, I'll get to them. So मैं या तो Zoom call करता हूँ या तो conference call पे आके I do it, but it does take me time. I'm not that good at it. See, I'll tell you, till the time we have onus to what our, sorry to use the so we should you have to solve it. Or you have to, let's say, you have to put a solution to your issue so that we improve our individuals, because eventually procrastination doesn't help. You are just maybe not Delaying the inevitable. And end of the day, we all guys Actually said in the Matrix movie. and we are all are people who are good guys who want to do good work, be accredited as honorable people. So end of the day, revert or yes or a no or sorry, not possible. It doesn't take much time, and you have to just move that 20 minutes of priority. May not be the most important and the urgent thing in your dictionary, but that 20 minutes we can, of course, I'm sure we can remove it in our busy schedules. For the people over here, you can look in the camera and you can talk to them also. पहले तो मेरे को सर बताइए whether it is an occupancy certificate or whether it is an occupation certificate, because when you officially see it, it says occupation, but a lot of people tell me that it is occupancy certificate. What is this? And क्या है ये, कैसे मिलता है, and as a developer, how important is this OC? So, any development, कोई भी बिल्डिंग बनाए, whether standalone बिल्डिंग हो, ground plus 2 structure हो या multi story towers हो, occupation certificate के बिना handover to the customer is not legally allowed. When I say legally, मतलब approval point of view, statutory point of view, health and safety point of view. ये ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है कि जो प्लानिंग अथॉरिटी, ऑक्यूपेशन ना, नॉट ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन के बाद आप ऑक्यूपेंसी कर सकते हो. ओके, सो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्रॉब्लम सॉल्व्ड. मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने आपको पहले प्लान अप्रूव दिया था, उसको आके हर लेवल पे चेक हो जाता है. ओके, दैट इज ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट में पहले आपका फायर बराबर है, एक फायर एनओसी आता है विच इज बाय द हेड ऑफ द फायर डिपार्टमेंट. हाँ, उसके पहले आपको आपका ट्रैफिक ETC दिलाना है कि आपके पार्किंग्स बराबर है जो आपने हैंड ओवर किया. उसके बाद आपको वाटर कनेक्शन का लगता है कि आपका पानी BMC से चालू हो गया है. 4 आपके इलेक्ट्रिकल्स बराबर है. 5 ये पूरी चीज़ में आपके पुराने जो भी आउटस्टैंडिंग BMC के चार्जेस वगैरह थे वो पुराने क्लियर हो चुके हैं, जिसमें से असेसमेंट्स वगैरह, सो दैट नए बिल्डिंग में फिर नए चार्जेस के हिसाब से लेवी हो सके. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आपकी बिल्डिंग जो अप्रूवल प्लान लिया था उसके अनुसार बनाई गई है या उसके सिवाय देयर इज अ वायलेशन. जो सबमिट किया था पेपर में, जो ब्लूप्रिंट सबमिट किया था. मेरा एक फ्लैट अप्रूव्ड है 600 स्क्वायर फीट के, 10 फ्लैट है. हाँ. और एक 650 हो जाए, एक 750 हो जाए और प्लान में 600 है. हाँ. तो उन लोग जब मेजर करके जाएंगे, दे विल नॉट गिव ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बिकॉज यू हैव नॉट कंस्ट्रक्टेड एज पर योर अप्रूव्ड प्लान. ओके, सो आपका जो भी अप्रूव्ड FSI का टैली होके उसके हिसाब से प्लान अप्रूव हुआ है, वो सारे पैरामीटर्स एक OC में, दैट इज ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट में कंफर्म होते हैं. इसके बाद पीपल कैन ऑफिशियली मूव इन एंड स्टे. ओके, आपने जैसे बताया पहले ऐसा होता था कि लोग, बहुत से डेवलपर्स को OC नहीं मिलता था बिकॉज उन लोग अप्रूव्ड प्लान से ज़्यादा बना देते थे, या तो जो कंप्लायंसेस पूरे करने थे उधर वो एजेंसी से नहीं ला पाए थे, लाइक फायर हो या हेल्थ एंड सेफ्टी हो या पार्किंग हो या एनी अदर एजेंसी, जो भी कंडीशंस रहते OC सर्टिफिकेट में, उसके कारण उनके OC मिलते नहीं थे. आज के तारीख में
कस्टमर्स भी इतने विजिलेंट हो गए हैं, इंफॉर्मेशन इतना ट्रैवल हो चुका है, वे पीपल हैव सो मच रिसोर्स ऑफ नॉलेज दैट हमारा ओसी आ जाता है तो हमारे फ्लैट की वैल्यू है और हम रहने जा सकते हैं. क्योंकि एक बिल्डिंग जहाँ ओसी नहीं है, इट मे बी द बेस्ट बिल्डिंग, इट मे बी द बेस्ट एड्रेस, बेस्ट लोकेशन, बेस्ट प्लानिंग, और ओसी नहीं है, उसकी शायद बिकाऊ भी 50% से गिर जाती है. अगर वो फ्लैट की वैल्यू 5 करोड़ रुपया है तो शायद 3.5 में बिके, 4 में बिके, डिपेंडिंग कि ए डेवलपर का ओसी आने वाला है या इसका आने ही नहीं वाला है. सो आपकी रीसेल एक तो डिफिकल्ट हो जाती है. योर करेंसी जो आज के तरह में बॉम्बे में रेडी फ्लैट इज अ करेंसी, 2 या 4 या 6 महीने में बिक जाना चाहिए. प्राइस अप एंड डाउन, बिकेगा ही नहीं बिकेगा बिकम्स अ क्वेश्चन बिकॉज ओसी नहीं आया है. सो दैट इज योर रिलेटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ द फ्लैट. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने जो घर में रहने आए वो डेवलपर ने उसका सारा कंप्लायंसेस पूरा कर दिया है. सो इसके लिए ओसी इतना इंपॉर्टेंट होता है. Would you recommend people to buy in a building that does not have an OC? No. Home loan becomes a problem. Resale becomes a problem. And आपको मालूम नहीं है कि उसमें क्या क्या चीज़ें पेंडिंग है और कल जाके क्या आ सकता है. तो आप एज अ सोसाइटी के मेंबर बनोगे जब नए फ्लैट नए बिल्डिंग में, तो आपको मालूम नहीं है व्हाट लायबिलिटीज आर पेंडिंग ऑन द बिल्डिंग. सो इट्स अ रिस्की अफेयर. अनदर क्वेश्चन मेरे को ऑडियंस बहुत पूछती है कि सर 10 साल हो गया मेरी बिल्डिंग में ओसी नहीं आया है, उसमें ओसी आने का चांसेस क्या है? इज इट पॉसिबल फॉर अ बिल्डिंग जो 10 साल 8 साल 15 साल से ओसी नहीं आया है, इज इट पॉसिबल कि वो बिल्डिंग को ओसी मिले? सो रवि, बीएमसी ने जो बीच में 2019-20 में एफएसआई इंक्रीज की थी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बेस्ड ऑन रोड विथ या ओवरऑल एफएसआई टीडीआर का कंपोनेंट इंक्रीज हुआ था, वो 9-12 मीटर रोड का जो था. सो उसमें उन्होंने काफ़ी ऐसे हाइब्रिड बिल्डिंग्स थे जिसमें कुछ एफएसआई डेवलपर पुराने डेवलपर ने ओवर कंज्यूम कर दिया था या कुछ मिसयूज़ हो गया था. तो उनको एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी बीएमसी लाई थी कि आप इतना पैसा भरो, ऑफिशियली रेगुलराइज कराओ और हम आपको ओसी दे देंगे. सो काफ़ी बिल्डिंग्स ने वो रेगुलराइजेशन पॉलिसी में पेनल्टी वगैरह भर के अपने बिल्डिंग के ओसी को सीधा किया है एंड ऑक्यूपेशन ऑफिशियली लेके आए हैं. कुछ में पेनल्टी बहुत ज़्यादा होगी तो शायद बिल्डिंग्स एक कंसेंसस पे आके नहीं भर पाए होंगे. ओके. और उन लोग ने नहीं किया है, तो वो पुराने ने किया है. थर्ड इज के कुछ बिल्डिंग्स में ऐसा हो गया जो ओसी नहीं था और एरिया में कहाँ पे 2 माला 3 माला हाइट का अभी भी कंजम्पशन करने का स्कोप था वो बिल्डिंग में, या तो आरसीसी या तो उसके स्ट्रक्चरल बिल्डिंग में स्ट्रक्चर में प्रोविजन था 2 माला बढ़ा सकते हैं. तो डेवलपर के साथ उन्होंने बात करके 1-2 फ्लोर बढ़ा दिया है, कुछ पैसा कलेक्ट किया है बिल्डिंग में और बोला हमारा ओसी आ जाना चाहिए. दे हैव डन दीज थिंग्स. करेक्ट. सो ए रेगुलराइजेशन पॉलिसी, बी अंडर द न्यू पॉलिसी, पुराना ओसी नहीं आया था तभी 1991 डीसी रूल करके पॉलिसी थी, अभी 2034 डीसी रूल करके दूसरी पॉलिसी. उसके नियम के हिसाब से लोगों ने इनकैश करके अपना ओसी सीधा किया है. सो मेरा रिकमेंडेशन दर्शकों को रहेगा कि जो बिल्डिंगों में ऑक्यूपेशन नहीं है, आप एक अच्छे आर्किटेक्ट को अपॉइंट करिए. आप समझ लीजिए कि आपके बिल्डिंग में पोटेंशियल है या क्या सोल्यूशन आ सकता है. वो डेवलपर के साथ एंगेज करिए और इसको ट्राई करके ईदर ऑफ द 2 ऑप्शंस में आप सीधा कर दोगे तो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू, रीसेलेबिलिटी एंड एक पीस ऑफ माइंड कि हमारी चीज़ राइट तरीके से हम रह रहे हैं एक ऑथराइज्ड बिल्डिंग में, वो हो जाएगा. क्या ना बीएमसी कम एंड डिमोलिश? अगर बीएमसी में अथॉरिटी है, अगर वो बिल्डिंग में ओसी नहीं है और सर्टेन पार्ट्स इलीगली बनाया तो बीएमसी में अथॉरिटी उसको आगे डिमोलिश करने का? बीएमसी वार्ड ऑफिस हैज ऑल द राइट्स टू ब्रेक एनीथिंग व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड अनऑथराइज्ड, not occupation certificate compliant or misuse of area other than the approved business plan, approved project IOD. तो समझो बालकनी एक्स्ट्रा बना दिया तो वो आके बालकनी तोड़ सकता है. तोड़ सकते हैं, पर पूरा बॉम्बे थोड़ी तोड़ेगी बीएमसी. कहाँ करेंगे, कैपेसिटी की? थियोरेटिकली यस, वो सिर्फ रोड तोड़ेगी सर. थियोरेटिकली यस, बट प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए भी. सो आई थिंक गवर्नमेंट पॉलिसीज आर प्रो डेवलपमेंट. अगर कुछ बिल्डिंग्स में आज भी चांसेस है सोसाइटी preemptively अगर एक एफर्ट डाले तो आई एम श्योर दे कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम टिल एन एक्सटेंट. You have a lovely fingerprint painting. Are these yours? Yeah, of course, mine and my wife's. So what had happened is again, this painter whom I had mentioned to you. So we put the canvas thumb. So this is my thumb, and this is my wife's thumb. So when we bought this house, I told her I want to put something which I can not get bored for years, and I can see it every day of my life.
and we wanted something which is idea दिया. ऐसे सोचा. So I was a good idea. This was I was in London, in Bond Street or Maddox Street, and there was an art gallery where a family had these thumb impressions of 3-4 people, and I took it from there and I said that why don't me and my wife do, because she's my family. That's about it. And your elevator is for the 2 floors. Yeah, so basically it's the 11th and the 10th floor. So the 11th floor being the floor to host guests or for dinner or to chill. Yes, on the lights. Yeah. Let's switch on the lights. So yes. This is the main entrance. This is my personal entry. Okay. 10th floor. Is it? We don't want to hold it. I'll just on the lights on actually. So basically, Go ahead. So यहाँ पे this is our laundry room. Nice texture you have. Yeah, that's a slate veneer. So it's made of charcoal and slate. हम लोग जो बचपन में slate पे chalk पे लिखते हैं ना, तो chalk की slates है, उसका veneer बनाया है. पर veneer तो wood का होता है. Wood का, but veneer पतले sheets होती है जो road पे लगते हैं. ये slate जो रहता है जिस पे हम chalk से लिखते हैं, उसका veneer था. So you can touch it if you. So this is a laundry room. Yeah, it's got a nice texture to it. The moment I touched it, I felt nice. So this is a laundry room. Then this is the AV room for the electrics of the house and all. Okay. And then we've got 2 elevators. And this is your private lobby. Yeah, this white panda is the marble, which is black color, but it's called white panda. Because of the black and white? Absolutely. So this is one of our guest room, which overlooks the entire Linking Road. Hey. And kind of... the wardrobe? Well, no, yeah, this is just a guest room. Bas. ठीक है. So this is a guest room which just overlooks the entire Linking Road, Worli and all. The sound is reducing. Yeah. These are triple glazed laminated windows. So being on Linking Road also, you just shut it, you'll not hear a thing. Yeah, they reduce the sound. Yeah. And that time also what happened, people used to put railings they put with big rods and they screw it up. My idea is when someone's sitting on the bed also, you should not see anything. It should just be seamless and open. Yeah. And just put a small rim just for safety or to put the hand. What's wrong? Yeah. Generally what happens is people are in the gym, they look in the mirror and the treadmill becomes boring. My idea is I should see the ocean when I run. And the panoramic view just gets me enlightened. So my trainer comes here. Trainer comes here? Yeah. Trainer aata hai. So this is just a small cozy gym, workout, stretch, chill here, some good banging music. And that's the view you get? Yes. Wow, bhai. Very nice. This is my personal den where I just chill. I do my morning cup of tea, coffee. I'm just in the night working here on my iPad. And this is my space which is connected to my personal bedroom. So basically it's a one-way looking glass. With jacuzzi bathtub. Yeah, so just chill, sit. Sometimes you're reading a book, you're listening to music, you're on a call. But I don't use it often. It's once in a while. Do you like bath salts? Yeah, I like that. I mean, it's just the idea is it kind of refreshes you and it gets you going. Rejuvenate and refresh. So exactly, this is my space where I do all the thinking because I've got mist showers where multiple things are there inside. My steam room is inside. Yeah, I saw the little steam kachichi down there. So this keeps you on. That's all. Okay, right behind is the master bedroom. Yes, that's my master bedroom, which on the camera I'll not roll. I'll show it to you separately. And we are back again today. So we made a whole full circle and we're back again over Yes, so we can go from outside also. We can take it the elevator as well. I'm going to go to the questions that I've been wanting to ask you for a long time. You started your journey. I don't like people talking about journeys because everybody asks me about journey, but your journey is very different, very phenomenal. Your journey is starting from a job at Citibank for 40,000 rupees monthly salary. Okay? How much is your current portfolio that you are developing? So we have about 4 to 5 ongoing projects जो चालू है एंड 3 से 4 लेआउट्स है जो हम लोग नेक्स्ट 1 साल में चालू कर रहे हैं, जैसे पुराने ख़त्म कर रहे हैं. सो ऑन जो चालू रहेंगे वो रहेंगे गिव और टेक अबाउट 2,500 स्क्वायर क्रॉस का ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू. मतलब सारे प्रोजेक्ट्स का सेल रेवेन्यू को हम कंबाइन करते हैं तो वो है. एंड जो पाइपलाइन में जो हम साइन कर चुके हैं, जो हम टू बी लॉन्च में हमारे लॉन्च कैलेंडर में प्लान्ड है, वो करीबन 3,500 crores to 4,000 crores का पाइपलाइन है. So 7,500 crores from
40,000 rupees per month. Yeah, God's been kind. And efforts of a lot of people within the organization. You work with Citibank. You were sitting in Citibank doing what? I was working as a information research and analyst. ये काम था कि सिटी बैंक का लॉजिटेक पार्क करके अंधेरी ईस्ट में एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स था. वहाँ पे हम लोग रिसर्च रिपोर्ट वालों को इंफॉर्मेशन निकाल के देते थे. डेटा एनालिटिक्स. को अगर कोई रिसर्च वालों को क्या क्या एक्चुअल डेटा चाहिए था फ्रॉम लॉट ऑफ दैट टाइम दीज थॉमसन राउटर्स, वो सब इंटरनेशनल डेटा कंपनीज थी. दे हैड अ बैंक ऑफ डेटाबेस. तो अगर एक एनालिस्ट रिपोर्ट बनाता था, बिकॉज आई केम फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड, सो उसको वो रिपोर्ट में क्या क्या करेक्ट डेटा, नंबर्स, राइट कंपैरिजन्स और राइट अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो एक रिसर्च रिपोर्ट में एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के पास जाता था, वो डेटा रिसर्च का काम मैं करता. पूरा दिन डेस्क पे बैठे रहते थे. 12 घंटे या 11 घंटे की डेस्क जॉब नौकरी थी. मजा आता था. with 2 breaks allowed, and lunch break and some snacks break or some coffee break. So it was like a sweatshop. Yeah, it was basically it was a complete desk job. हाँ. And maybe वहाँ पे एक पर्सपेक्टिव आया कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ. मतलब मेरा इंक्लिनेशन है ही नहीं. मतलब आई वॉज जस्ट लुकिंग एट माई वॉच कि अगर टॉयलेट 15 मिनट जाना हो तो मैं जानबूझ के 30 मिनट जाता था. लंच ब्रेक 30 मिनट का था तो मैं 35 मिनट जाता था. ऑफिस आना था तो 15 मिनट लेट आता था. जाने के लिए 15 मिनट जल्दी चला जाता था. So how long were you there on this job? About 1.5 years. And then you said, I can't do this anymore. So I couldn't do this anymore, and I realized that मैं नहीं कर पाऊँगा. मैं अपना विजन या मेरे एक पोटेंशियल जो मेरे को रियलाइज में भी तभी, आई मीन दैट जॉब वाज माय आई ओपनर दैट आई रियलाइज कि भले फाइनेंस पढ़ा है मैंने, मैं फाइनेंस खाली नहीं कर पाऊँगा. आई एम मेड फॉर, और मेरे में कल्ट है कुछ और करने का, whether it is front ending, marketing, business development, growth or strategy. So you went from your job at Citibank to which company and went to the real estate company? No, then I realized that finance वाले आदमी को इतने की नौकरी मिल सकती है. हाँ. इसमें एक और चीज़ लाना पड़ेगा, call an MBA. हाँ. That is a ticket to get a good placement. So तभी जब पैसे नहीं थे तो I took some home loan. I took education loan. And I went and applied in this B school SP Jain, which has a 1-year MBA program. क्योंकि 2 साल के लिए मेरे पास ये अंधेरी वाला है ना SP Jain? हाँ, उसका एक ग्लोबल प्रोग्राम है. That is 6 months Dubai, 6 months Singapore. So I applied. I did my GMAT and other things, and I applied. I got a good score. तो मैंने अप्लाई किया where मेरे को जो ग्लोबल MBA में I got my admission. तो उसके लिए it was an expensive cost, so I had to take a education loan, and it was a 1-year course because मैं बोला 2 साल का मेरे पास patience नहीं है MBA करने का. So 1 year का we did a good course there, and I did a good course, and yeah, that was my education background. And then at that point in time I was getting a lot of placement offers which were not in the country, abroad, everywhere, because it was a global program. So Singapore, Dubai में भी opportunities थी, Bombay में भी थी, एक finance side पे भी थी और दूसरे sides पे भी थी. And but that time through one of my cousins, very good friend, I got placed at Vastu Developers. What was your starting position? I was a manager of business development. Okay. And my salary was 75,000. And your role was? Everything from holding a bag to putting tenders to being a part of the redevelopment team. Man Friday. Yeah, making society presentations. To getting with consultants and architects. So it was an interesting thing, Ravi, के तभी वो company भी एक growth phase में थी. This is what year? 2007, 6-7. Okay. 7. 2007. Yeah, so they were that cusp of growth from a small company जो खार बैंड्रा में redevelopment कर रही थी, तो BKC plots, big plots, a team जो 40 से 400 हुई तभी, and उन लोग ने भी बड़े projects लेना शुरू किया, and I was just at the right place, right time, and my destiny that I could do everything that I could dream of, and it was the true university for me, under very able and very very solid visionary leaders. So उधर मेरे को सारी चीज़ें करनी मिली. So I say that is my launch pad. That मैं एक finance आदमी with a grandfather having a contracting background से लेके अभी एक developer क्या करता है, वो पूरी चीज़ समझने मिली. So that was like
तो बोलते हैं ना एक मक्का मदीना मेरे लाइफ का, कि वो अगर नहीं होता तो आई वुड नॉट नो व्हाट आई वांट इन लाइफ, एंड द पैशन फॉर बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर्स एंड क्रिएटिव एज केम फ्रॉम देयर. Something which has given me a lot of learnings and wisdom, and as the organization, few projects have made us from, they say na, from boys to men. हाँ. So in a few projects I realized I would not be comfortable naming anyone, but क्या उसमें हुआ था मैं आपको बताता हूँ. Is one of our projects in extended suburbs. It was a joint venture, so there were a lot of things where there was shared responsibility between the JV partner and ourselves, and it was co-developed together. Because जब भी आप business start करते हो, starting में you do more joint ventures, and we always believe in that policy of collaboration, so that land खरीदना नहीं पड़े and responsibility share हुए. And that time we realized that a few things we were banking on our partners to handle and take it up, etc. And due to whatever reasons, nothing intentional, but things were not getting done on time. So I realized that जहाँ पे भी आपका नाम लगता है as a brand, and if customer has seen your brand and they buy it, even if you're 30% partner, 70% partner, 90 or 50, you have to do the right thing. Yeah. So I realized that 1 साल चला गया, 1.5 साल चला गया, वो कुछ 2-3 विंग डिलीवर हो गए थे, एक विंग खत्म नहीं हो पा रहा था. So I realized somewhere down the line, one important wisdom that I got, that partnerships work only if both partners are sitting in the same office, or they're doing absolutely same line of business, and there's absolute alignment of interest. Any one of the partners, if he's doing something independently different and you are doing something different, the common venture suffers, because ध्यान डिवाइड होता है. बिजनेस प्लान से पैसे नहीं बनते, फोकस एंड टाइम देने से पैसा बनता है, और कमिटमेंट पूरा होता है. कमिटमेंट पूरा होगा तो पैसा बनेगा. सो आई रियलाइज कि यार प्रोजेक्ट में छोटी छोटी चीज़ें थी, इट वॉज नॉट अबाउट टू मच ऑफ मनी, एंड वी रियलाइज कि यार हम में से किसी एक ने फोकस कर दिया होता तो कोई बैड ब्लड नहीं होता, और एक जन ने ओनरशिप लेके खत्म किया होता. तो डिस्पाइट बीइंग द माइनॉरिटी पार्टनर दैट आई टुक द फुल ओनरशिप, आई सेड फॉरगेट इट, बिकॉज कस्टमर का काम हो नहीं रहा था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोकस. And I said, I'll take the bounty. I put the extra money, lost money in it. We did not make the desired number, but that was the right thing to do. So I realized that customer अगर वो 60 लाख का फ्लैट ले रहा है, 6 करोड़ का ले रहा है, उसने अपने लाइफ की पूंजी तुम्हारे साथ रखी है. We don't have responsibility to play with their money. Number 2, I realized that if you're quality conscious, delivery conscious, and you want to do the best product, a customer, vendor, supplier, broker will only come to your office because he's bought from your brand. No matter if there is another developer who's co-branding with you. नहीं, वो लोग को नहीं फर्क पड़ता. नहीं पड़ता. ऐसा तुमने तुम्हारे से सेल्स वाले से हमने खरीदा, हम तुम्हारे पास आएंगे. So until you don't have all controls for the project and you're not having everything in your hand, you can't deliver a grade A product. And the worst feeling was that when your intent was to put the best things, to not compromise on quality, to not cut corners, to use the good brands and make people happy despite not making the money, but because your focus was not there, because you had thought that someone else will do it and you put the monkey off your back, I realized that it was not right. So the ownership then we took, we completed it. Now again the last wing we are completing in the just the OC is expected anytime, completing with common areas in the next 1 month. But I felt I could have done that 1 year back. So if you put the learnings behind it, answer is that you are accountable and responsible if you take even 1% money from your customer. You can't run away saying that or blaming anything. Customer is always right, no matter he's right or wrong. Only thing is he's paid you the money and he needs a house on time. So these are the 2 things that can't be compromised. And third is that because if you don't focus on your product, somewhere down the line, आप जितने भी लोग रखो as an organization में, if you're not on top of it, you don't get the desired quality. So to get the right quality and timelines aligned, as a professional first, because मैंने नौकरी करके business चालू किया, I felt that your focus and your reviews have to be on top. You cannot love one son because it's more profiteering or there is better sales there or more cash flow positive, and not or ignore the another brother or a child जो तुम्हारे से पैसा खींच रहा है, जिसका तुम्हारे पास लास्ट 10% काम हैरान करता है. देखो क्या होता है ना, ये मैंने भी ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है. मैं कोई प्रॉपर्टी डालता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे, so when I put that property, people come because of my recommendation. 100%. When you are selling Paradigm, अभी मैं खुद अपना एग्जांपल देता हूँ एज अ ब्रोकर. अगर मैं बेचूंगा Paradigm है, पार्थ का है, चलो कॉन्फिडेंस है, काम हुआ है. अभी आपका इंटरनल वर्किंग्स क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ. Absolutely. मैं आता हूँ एज अ बायर, एज अ ब्रोकर, एज अ क्लाइंट की पार्थ का है प्रोजेक्ट, Paradigm का प्रोजेक्ट है,
बनेगा। Correct. चलो 6 महीना डिले होएगा फॉर वॉट एवर रीजन, 1 साल डिले होगा, लेकिन मिलेगा, And quality and work will not get compromised. मिलेगा, अच्छा चीज मिलेगा, प्रॉपरली जो बोला गया है वो मिलेगा। Yeah. पर अगर उसमें फिर पार्टनरशिप का गड़बड़ होता है तो प्रॉब्लम होता है। सो दैट इज व्हाट आई एग्री विथ यू ऑन दिस So कंप्लीटली। we changed the model a bit. पहले हमने कोई भी को डेवलपमेंट में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखे थे हमारे पार्टनर पे. नाउ वी हैव कम एट अ मॉडल दैट देयर हैज टू बी वन कैप्टन ऑफ द शिप, वन ड्राइवर ऑफ द कार. Either the person does it and closes it and they run the project where existing was there, or we take up. Most of the projects we've taken up where we control everything, and any new JVs also we are only doing alignment with a revenue share or a area share. कि भाई all हम बनाएंगे, हम बना के दे देंगे। Funeral is our, marriages are, good luck to us, bad luck to us. हम धंधा समझ के करेंगे. You please be aligned towards the area or a revenue, but we want to keep all things under our control. And as a board strategy, you can always give inputs whether to accept or reject. We want to keep the veto, but in the interest of the project, we want to have accountability, because my team also now is a well-oiled machinery where they don't have the bandwidth and time to spend with any decision making which is not within our office. How many projects you have to reject because of this? We can't do many, but again I'll tell you, those projects with this model, if I'm also rejecting, other people who are taking up also in a model which has 2 people running the show, either the bottom line is affected or project is delayed or my experience is customer is not happy. Because end of the day, आपका और मेरा सोचना, जब हमने कोई धंधा आज किया और 4 साल में पूरा होता है, नहीं 4 साल में आप अपनी सोच भी अलग कर देते हो एट पर्सनल लेवल. मैं मेरी सोच भी आज जब मैंने धंधा किया और खत्म करता हूँ अलग हो जाता है, तो हम दोनों की सोच अलाइंड कैसे रहे वो पॉसिबल ही नहीं है. सो उसमें क्या होता है, पर्सनल रिलेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है, प्रोफेशनल पैसा नहीं बनता है और कस्टमर के सामने रेपुटेशन टोटल खिचड़ी. तो हमने क्लियर कर दिया है, नो दिस इज द वे वी वांट टू डू. It is a strategic collaboration. It's alignment only with interest of your own particular financial focus. But accountability, ownership, authority, responsibility and ability to complete, we want to keep it with Team Paradigm. How long were you in Vadhwa? About 3.5, 4 years. So from 2007 to 10, 11, yeah. 10 end. Who were you working with? So the company was promoted by Mr. Vijay Vadhwa, and he had partners Mr. Sanjay Chhabria, Mr. Naveen Makhija is part of the family. So it was a family-run business, and I was reporting to the MD, that is Mr. Sanjay Chhabria, and I was very much in touch with the chairman also, Mr. Vadhwa, but I was working under Mr. Sanjay Chhabria, who was then the managing director, and then later he happened as a family split. They as a family transition, he moved and opened his own How company. was it? How was it to work with Mr. Sanjay Chhabria? We briefly spoke about this also. I met this gentleman 2 times. Both times he was very forthcoming, and to me, I saw him as a down-to-earth individual. Right now, he is in jail. Correct? Hear me out. For whatever reasons. I'm not here to judge anyone or say anything. You said the company went from 40 to 400. How much would you, first of all, though, I want to know, how was it to work under this gentleman? You are a successful developer. You learned something from this gentleman. You learned something from your experiences. We're not comparing anyone to anyone at this point of time. I want to know, I want you to tell the people the perspective of the individual. मैं हिंदी में बोलता हूँ, जो ये इंसान के साथ में आपने काम किया, इसके साथ काम करने में क्या एक्सपीरियंस मिला? इन्होंने जो बिल्डिंग बनाई अभी भी इज अ लैंडमार्क. बीकेसी में 1 बीकेसी बनाया, कैपिटल बिल्डिंग बनाया, इन्होंने ओशिवारा में बिल्डिंग्स बनाए हैं, एंड ही इज मेड फ्यू अदर बिल्डिंग्स आई कांट रिकलेक्ट, बट जो भी बिल्डिंग्स बनाए ना, ट्रांसफॉर्मेशनल बिल्डिंग्स बनाई. क्या सीखा आपने? क्या आपको लगता है कि डाउनफॉल हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, फ्रॉम योर परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ पर्सन हु इज वर्कड अंडर मिस्टर छाबरिया directly? So, Ravi, I can speak the longest on this question. मतलब मेरे पास इतने anecdotes जवाब है जो मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, बिकॉज मैंने पहलू के दोनों सिक्के देख लिए उनके, एक ही इंडिविजुअल के राइज एंड कहाँ पे डिफिकल्ट पीरियड दोनों देखा हुआ है. सो अगर मैं बात करूँ, मेरे काफ़ी पुराने इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट में भी मैं बोला कि मेरा अगर लाइफ में कोई मेंटर रहा है या जो उसको मैंने फॉलो किया है, हैज़ बिन मिस्टर संजय छाबरिया. सो कुछ लोगों के बारे में एक बात बोले ना, उसमें से एक क्रिएटिव पार्ट उनके बारे में ये सबको याद रहता है कि वो एक बिग पिक्चर आदमी थे, एक विजनरी थे,
वो बॉम्बे के लिए अहेड ऑफ टाइम थे. जो ग्लोबल चीज़ें हो रही थी उससे बेटर बॉम्बे में क्या लाना, वो उनका विजन था. तभी एक कंपनी जो खाली खार बांद्रा में रीडेवलपमेंट करती थी छोटे प्लॉट्स में से जाके इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव प्लॉट बीकेसी में खरीद पाया. ओशीवारा में बस डेपोज खरीदे. उन्होंने बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स बनाए न्यू बॉम्बे में. एक कंपनी का विजन चेंज किया और एक कंपनी को एक नेक्स्ट ऑर्बिट में लेके आए. तो वो उनका विजन था. लार्जर देन लाइफ, अहेड ऑफ टाइम, ब्रिंगिंग द सिटी क्वालिटी डेवलपमेंट्स. द विजन वॉज टू गिव कस्टमर्स ऑल्सो द बेस्ट. तो हर चीज़ राइट चल रही थी. जिसमें बैंक्स को स्टोरी पसंद थी, लोगों ने परफॉर्मेंसेस देखे. आज बीकेसी का सबसे बड़ा बिल्डिंग बोलो और सबसे बेहतरीन बिल्डिंग बोलो, दोनों उनके हैं. वन बीकेसी कैपिटल उनके क्रिएशन में थे, वेदन वाधवा और रेडियस इन दैट ट्रांजिशन. सो मैंने वो देखा है कि उनसे सीखा क्या, वो है विजन, उसके पीछे रिलेंटलेसली फोकस से काम करना और कड़ी मेहनत. मतलब मैंने वो देखा है, वो आदमी 8:30 बजे ऑफिस आते थे और रात को 9 तक काम करते थे. उनको कोई SMS व्हाट्सएप किया हो 1 घंटे में रिप्लाई करते थे. छोटे से छोटी चीज़ जो मैं सीखा है, वो हर आदमी को लिफ्ट तक छोड़ने आते थे. वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट करते थे लोगों को. बड़े छोटों को कोई तराजू में देखा नहीं. और अपना विजन हमेशा चलाते रहे और एक काम आगे करते रहे. नो मैटर मार्केट सबसे ख़राब थी 2008 में, लीमन ब्रदर क्राइसिस हो. उस टाइम पे मिस्टर वाधु और मिस्टर संजय छाबरिया ने कैपिटल जैसे बिल्डिंग का 850 odd crores हमने जब टेंडर भरा था उसका पेमेंट पूरा किया. कहाँ पे भी बैंक्स में डिफ़ॉल्ट नहीं हुए, कहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट्स में डिफ़ॉल्ट नहीं हुई थी कंपनी तभी. एंड ख़राब में ख़राब टाइम में सबसे अच्छा काम किया उन्होंने. सो ये एक पार्ट था जिसमें मैं मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जो उनसे सीखा. और उन्होंने मेरे एक लाइफ को डायरेक्शन दिया. ये वन पार्ट था. How old were you then? I was 28? 16, 17 years, yeah, 20, 21, 22. 21, 22. I started at 22 till 25, 26. So about close to बराबर. 25 साल की उम्र में थे आप? No, 21-22 से लेके 25 तक मैंने काम किया है. Wow. Early stage of I started my life career very early. Very young you were. So मैंने How old are you now? Now I'm 38. You're still very young, my friend. Yeah. So I was blessed to learn there. That was one part of it. Now you ask me, when the company was made, there were 3 things which I see which were right and wrong. One were right things, I'll first say. Which companies made Radius? When he moved to Radius and he started. I think 2014. 14, yes. Yeah. So 13 he started Radius, 13, 14. And I saw that he had the best parcels of the city. The best land parcels, the best locations, the best addresses, and the best product that that address can have in terms of planning, in terms of design, in terms of aesthetics, in terms of look and feel, in terms of style, in terms of aura, in terms of absolute Singapore, Dubai, Shenzhen, Guangzhou kind of global living he was bringing to Mumbai. So he had everything going right for him. Most loved boy for bankers or brokers or landowners, as a most preferred developer. Built a superb team and organization. Did everything going right, where His staff used to love him. yeah, totally. Everyone, I play cricket with a lot of people who used to be working with Radius. They all love him. Today also people have a lot of so much of admiration despite of whatever difficulties. People like us who worked for him and we've known him so closely, we have the highest admiration for him as an individual. Now with this, what happened is, that's what I believe, it my perception or my views can be totally the way This I is think. about you only. It's whatever you What feel. I look at it is only one thing which did not go in his favor, which I feel is maybe he did not know the word enough. Where every person, every company, every institution has a bandwidth. एक लेवल से ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, एक लेवल से ज़्यादा फोकस नहीं दे पाते हैं. खाली पैसों से या प्रोजेक्ट से काम नहीं हो पाता, उनको एग्जीक्यूट करना पड़ता है. तो एक बहुत आई थिंक उन्होंने कैनवस बड़ा कर दिया था. एक सेकेंड पार्ट बोलूँगा, स्प्रेड थिनली एंड वेरी लार्ज. कैनवस बड़ा हो गया था, बट उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो उन्होंने विजन रखा था, उस हिसाब से विजन एम्पलीफाई होके एग्जीक्यूट नहीं हो पाया. उसमें सेकेंड थिंग विच डिड नॉट गो वेल इज, उनके टाइम पे जब उन्होंने बेस्ट प्लॉट्स लिए तब NBFC क्राइसिस आ गया, ILFS का क्राइसिस आया, तो बैंक्स DHFL का क्राइसिस आया, येस बैंक का क्राइसिस आया. तो वो टाइम पे नोटबंदी आई. उस टाइम पे जो एक कैश फ्लो अवेलेबल होता था, बड़े प्रोजेक्ट्स जहाज होते हैं,
जहाज को टाइटैनिक। बहुत बहुत तेल लगता है, बहुत बहुत पेट्रोल लगता है, तो वो कैश फ्लो का साइकिल बंद हो गया। और अनफॉर्चुनेटली वो 17 एंड 20 के टाइम पे जब ये टाइम डिफिकल्ट था, तब तक कोविड के, ही कुड नॉट सस्टेन कैश फ्लोज फॉर अ पीरियड ऑफ 3-4 ईयर्स, और उसमें उनका डाउनफॉल हुआ। नंबर 2, अगर उनको ये 2020 के बाद की कोविड की मार्केट 2017-18 में मिलती, काम खत्म हो गया होता था। he would have been India's number 1 developer. हाँ, India's number 1 developer. Bombay's best landmarks would be with him. He had the best plots, and he would be commanding the highest premium this city in a particular project anyone could command. You see his lobbies that he had made in 10 BKC. what love, amazing. Yes. So that was the timing which went wrong. And third thing which I felt is in this whole environment, somewhere down the line, all places there were joint ventures. So bolte hai na, a man can win a title of a plot, cannot win a title of a partner. So when you collaborate with people, the learning that I had from Sanjay sir's story was, Have the it's right very partners. important to have the right partners. It's as more important than a marriage, because in a marriage you have to go home only in the night. You have to live here in the day and night. So you have to choose your partners very well. आप पैसे से, इंटेलिजेंस से, राइट लीगल एडवाइस से, राइट कनेक्शन से, राइट मेहनत से प्लॉट का टाइटल सॉल्व कर सकते हो। पार्टनर की प्रकृति, उसका बिहेवियर या उसकी सोच चेंज नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने हर बड़े लेआउट्स, बिकॉज ही वांटेड टू डू लार्ज प्रोजेक्ट्स, ही गॉट इनटू पार्टनरशिप्स वेयर आई फील अ पर्सन लाइक हिम could have done far better by doing lesser work, but things which are 100% in his own control. Because he was a creator, he was a visionary, he knew the things to do in the right way. His experience, his legacy, his past track record proved for what he did. But somewhere down the line, because of alignment of so many partners at a time, I think वो time bandwidth भी नहीं दे पाते. So few things did not go well for him. But as they say never. Is there a comeback for him? Do you think there will be a comeback? See, this has also again two parts. One is the external environment today has become, like our business has become very capital intensive. So right पैसे का अगर closure उनको बाद में मिल जाता है, and the vision that he carries, it's a question of time. He'll come back, but in a more prudent, more wiser, and a more solid state. And it's definitely possible, and that's the best regards that we as well-wishers have for him. I don't like to talk about other individuals, but there is something about this gentleman which, एक तो सिंधी ब्लड है, मैं सिंधी वो सिंधी, तो एक मेरे को वो थोड़ा अंदर लगता है कि अपना सिंधी भाई है यार, इसको no matter what, I don't know him, no relationship, no nothing, but I'm still wanting him to come back. In fact, I'm trying कि मेरे को अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले ना, to get his side of the story, I want to bring it forward. Whatever is his side, I want to bring it forward. I don't know how I'll get it done, but I want to try it. रवि, कभी क्या होता है, एक आदमी की नियत होती है कि सबको पैसा चुकाना है, मेरे को देना है, and I don't want to do wrong to anyone. He's from that category. I agree. I agree wholehearted on that. His intent and his heart is on his sleeve, that he doesn't want to do wrong to anyone. It was a timing which went wrong, and God forbid that this timing nobody faces in life. But again, at the other side, what I feel is, a person like him, once he comes back and if he gets his fair share of chance, I think you cannot take the creativity or the vision or the ability and the network away from an individual just because there has been a bleep period. So it's a question of time, and we wish him best of luck and all the best wishes and Godspeed that he comes back on track. So after Vadva, you went to Parini. Yeah, I was the CEO and a director in the company for about 4.5 years. So altogether, about my 9 years of work experience with Citibank together, it was about, yeah. So from what year to what year were you there? 2010 end to 15. This was during the Subodh Kumar changes. Yeah, totally. I was in the heart of the epitome of And you were the CEO. FSI bonanza to this. Yes, I was the CEO of the company. You must have had a tough time over there. So we had that time MHADA projects, PMC projects, and there was a particular way of doing business which changed 180 degrees after the DC regulations changed. Merko, the reason why I'm asking all of these questions is because I want to know what have you taken from all of this which you are bringing to Paradigm Realty, so that, like you said, okay, it's not about the learnings are when you realize what not to do.
which makes you realize by the process of elimination कि भाई मेरे को ये सब करना है. सो आई टेल यू, मैं जब वहाँ 4-5 साल था, आई वॉज वेरी हैप्पी दैट मेरे को वहाँ पे भी एक कैनवस मिला काम करने के लिए, एंड एक क्रिएटिव एज मिला कि आई कुड डू थिंग्स एज अ प्रमोटर बट वर्किंग फॉर समवन, एंड द फ्रीडम एंड ट्रस्ट दैट वॉज बिस्टाउड ऑन मी. तो मैं भी वहाँ टीम 10-11 जन की टीम से 150 जन की टीम पे लाए थे. सुबोध कुमार के टाइम पे हमने फिर जन्म दे दिया कि हमको अभी SRA में जाना चाहिए. वहाँ पे रूल्स थोड़े रिलैक्स थे. हाँ. DC रूल चेंज हो रहा था, बट स्टिल एक BMC में 1-2 साल तक कोई काम नहीं हो रहे थे. इफ यू रियलाइज दैट, हाँ, कुछ नहीं हो रहा था, कोई फाइल्स ही नहीं पास हो रहे थे. कुछ पास नहीं हो रहा था. तो वी वेंट टू SRA where we did joint ventures with lot of people in a web manner के SRA हम खाली कराते थे, हम बिल्डिंग बनाते थे. तो मैंने 3-4 प्रोजेक्ट उनके साथ वहाँ किए वो टाइम पे, एंड वो 3-4 साल बिकॉज ऑफ दोज अदर प्रोजेक्ट्स कैश फ्लो चलता रहा, कंपनी को बिजनेस मिलता रहा, जबकि BMC के प्रोजेक्ट बंद थे. सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम दैट आई स्पेंड देयर. उधर मेरे को है ना, आई बिलीव दैट अगेन गुड प्रमोटर्स, गुड टू ब्रदर्स हैविंग अ राइट विजन, अगेन द बिग पिक्चर वाज इन प्लेस. But what I felt is in my learning, with no negative bias against any individual, is sometimes in business less is more. Consolidation is the right way to go. And लोगों को एक टाइमली तरीके से घर मिल जाता है is only possible अगर डेवलपर फोकस दे. सो आज पैसे हमारे तो ही डेवलपमेंट में रिटर्न आ सकता है. इट्स अनफॉर्चुनेट कि जहाँ डीलेज हुए वहाँ उन्होंने भी पैसे नहीं कमा पाए, बिकॉज इतना लेट अगर कोई प्रोजेक्ट हो जाता है बिल्डर भी नहीं कमा पाता. सो इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि ना उन लोग कमा पाए, ना लोगों को टाइम पे मिला कुछ प्रोजेक्ट्स, एंड कहाँ का उनके बोलते हैं ना लक फैक्टर आगे पीछे था कि वो प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स इनवेरिएबली डिले हो गए बिकॉज ऑफ पॉलिसी और चेंज इन रूल्स और चेंज इन द स्कीम ऑफ डूइंग थिंग्स. कहाँ पे 1-2 प्रोजेक्ट्स में उन्होंने भी प्लॉट्स लिए थे, तो उस टाइम पे कुछ टेनेंट्स ने खाली नहीं किए थे, तो वो प्रोजेक्ट बहुत डिले ज़्यादा हो लेट गया. हो गए. सो दैट हैड अ कास्केडिंग रिपल इफेक्ट, जिसके कारण दे वेंट थ्रू अ लीन पैच. सो माई लर्निंग हैज़ बिन अगेन देयर दैट नो मैटर यू आर विजनरी, नो मैटर आपका इंटेंट अच्छा हो, नो मैटर आपको अच्छा काम करना हो, नो मैटर आप डिज़ाइन अच्छा बनाते हो, जब तक टाइम में एंड वो बजट के अंदर चीज़ें बन के डिलीवर नहीं होती है, आप पैसा बिजनेस में से रियलाइज़ नहीं कर पाते हो. और वो रियलाइज़ नहीं करने के कारण unintentionally all the allied parties get affected, whether it's a banker, vendor, broker, supplier. चेन होता है ना पूरा, सब्सिडरी इंडस्ट्रीज को भी बहुत फर्क पड़ता है. तो बॉटम लाइन ये है कि मुंबई शहर में अगर डेवलपर बनना है तो आसान नहीं है. आसान नहीं है, बिल्कुल. ऐसा नहीं है कि आपने साइन कर लिया तो आप करोड़ों में, और लाखों तो छोड़ दो, करोड़ों और अरबों में आप घूम रहे हो अभी. See, I'll tell you again, मैंने लास्ट टाइम भी एक इंटरव्यू में बताया था, हमारा मार्जिन्स आर बिटवीन 15 to 20%. Correct. It's not more than that. बट वो मार्जिन रियलाइज तब होता है जब लास्ट 10% माल बिकता है, या तो बिल्डिंग विद इन 3 साल बन जाती है. 1 से 1.5 साल बिल्डिंग लेट होता है, बिकॉज अभी तो क्या था, पहले वो 10 साल जब FSI बढ़ जाता था प्राइजेस बढ़ जाते थे, आज तो प्राइस बढ़ते नहीं है. इन्फ्लेशन बीट करे वही बहुत बड़ी बात है. 1 साल प्रोजेक्ट लेट होता है और लास्ट 10% इन्वेंट्री बिकता नहीं है, या तो लास्ट 10% इन्वेंट्री का पैसा कलेक्ट नहीं होता है, तो डेवलपर घर पे नहीं लेके जा सकता. वो खाली कैश फ्लो रोटेट करता है, बट कैश फ्लो रोटेशन इज अ लायबिलिटी टिल द टाइम बिल्डिंग डिलीवर नहीं होता है. कहाँ ना कहाँ वो लायबिलिटी है. लोगों को घर मिलेगा तभी आपका लायबिलिटी असेट में, माल बेचने का है ना, असेट में कन्वर्ट होने के लिए लास्ट 10% बिकना चाहिए, लास्ट 10% कलेक्ट होना चाहिए, और बिल्डिंग टाइम पे बननी चाहिए. तो ये लाइन हमारी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई है, जो हर जन के बस की बात नहीं है. क्यों करना चाहते हैं लोग? मेरे को कोई बोलेगा बिल्डर बनने को, मैं नहीं बनेगा, मैं अपना ब्रोकरेज में खुश हूँ. एक बात बोलो, ये तो जो घुस चुका है और जिसकी चुल है उसको ही मालूम है. So, आज अगर मालूम होता ब्रोकरेज में खाली 2 जन को मिला के डील होके अगर पैसे बनते हैं, तो तो जैसे आप बोलते हो कि आप क्या करते हो हमको मालूम नहीं है, तो आपको भी ये साइड मालूम नहीं है कि हम लोग कैसे करते हैं. मेरे को तो जीरो आइडिया है. मेरे को तो डर लगता है जस्ट द फैक्ट दैट इतना लाइसेंसेस, इतना सब ये, और सब लोग के पास जाने का, और एक किसी को किधर बैठ के कहाँ कुछ हो गया तो मतलब लटक गए. अपने रीडेवलपमेंट के केसेस में कितने लोग बैठे रहते हैं, खाली नहीं करते हैं, एंड मोमेंट तक बैठे रहते हैं. व्हाट डू यू वांट टू टेल टू ऑल ऑफ दीस? अगेन लेट्स से द लर्निंग्स ऑफ दिस आई विल पुट इन लेट्स से पैराडाइम. इन आवर कंपनी हमने क्या किया, सो हमने रियलाइज किया बॉम्बे में फ्रॉम माई बोथ ऑर्गेनाइजेशंस इन अबाउट 9 years ऑफ जॉब लर्निंग, क्या मैं सीख पाया इज वन, एंटरप्रेन्योरियल लर्निंग, द मेकिंग ऑफ द एंटरप्रेन्योर. कि भाई बोलते हैं ना, स्वर्ग जाने के लिए खुद मरना पड़ता है. तो मरने जब उतरे तो क्या सीख के उतरे. एक है कि बॉम्बे ऐसी जगह है दैट यू शुड नॉट बाय अ लैंड.
unless it's for a designated self-use. Because इतने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिपेंडेंसी रहते हैं कि आपका इंटरेस्ट कॉस्ट को भी बीट नहीं कर सकते हो आप अगर आप लैंड खरीदो. सेकेंड इशू है बॉम्बे में कि इजीली क्लियर टाइटल लैंड अवेलेबल नहीं है क्योंकि बॉम्बे बहुत स्केर्स हो चुका है. थर्ड थिंग आई रियलाइज इज आपको कोई भी चीज़ खाली चालू करने के हिसाब से प्रोजेक्ट मत लो. आपको जब टू एंड डिलीवर करने का फाइनेंशियल क्लोजर नहीं हो तो आप कोई कमिटमेंट मत करो. बिकॉज यू आर प्लेइंग विद ह्यूमन लाइफ, you are playing with your reputation, you are playing with your hard-earned money, and you are playing with your borrowed money if someone else has trusted you, whether bank or an investor. So इसमें safe होने का reason क्या है? You have to have a closure financially. जब मैं बोलूँ उसका मतलब क्या है? ये हमारी equity है, ये हमारा investors का पैसा है, ये बैंक देगी. इसके बाद इतना pre-sales minimum अगर हो सकता है, अगर मेरे को मेरी टीम बोलती है कि 2 लाख फुट के प्रोजेक्ट में हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन 1,80,000 बिक जाएगा, तो मैं गिनता हूँ 50,000 फुट तो बिकेगा. उतना बिक के भी पैसा आएगा तो मेरा बिल्डिंग खत्म हो रहा है ना. ये सारे ABCD सबके गिन के, वो अगर आपका प्लानिंग नहीं है तो कोई भी प्रोजेक्ट में 1 करोड़ रुपए टोकन या तो 1 लाख रुपए टोकन डालना भी वेस्ट है. बिकॉज यू आर बाइंग लायबिलिटीज एंड यू आर अनश्योर अबाउट व्हेन योर मनी विल फ्रुक्टिफाई. आपको मालूम नहीं है कि आपके घर में आपकी मूड़ी या तो नफा कब आएगा. तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है. नंबर 2 लर्निंग था. नंबर 2 इज ये पूरे में मैं एक समझा कि ये रियल एस्टेट एक मैराथन है जो अकेला आदमी नहीं कर सकता है. एक अच्छी टीम, अच्छी बैंडविथ होना बहुत ज़रूरी है ऑफ लाइक माइंडेड पीपल हो जो आपका विजन को बिलीव करे. तो एक अच्छी टीम बनाने के लिए आपको एक खुद में एक बहुत क्षमता की ज़रूरत है कि लोग एक अच्छे लीडर को फॉलो करें. सेकंड, तुम राइट लोगों को चुन सको जो ऑनेस्ट हो, मेहनतू हो और कंपनी को मंदिर की तरह अपने घर की तरह समझ के इस पे मेहनत करके कड़ी हासिल करे. सो मैं ब्लेस्ड था कि मेरे जर्नी में ऐसे अच्छे लोग जुड़ते गए जिससे आज हमारी टीम जब 300 जनों की परिवार बन चुका है तो जो मेन थिंकर्स 10-15 जन है, मेरे को अच्छे लोग मिल गए जो लोग एक ट्रैक पे थे और कई लोग तो मेरे से भी होशियार है. मतलब जो हमारी कंपनी में काम करते हैं एटलीस्ट प्रमोटर से होशियार रहे वैसे लोगों के साथ काम करना अच्छा है. सो आई एम ब्लेस्ड दैट एज अ लीडर आई एम सराउंडेड बाय पीपल एंड माई HODs एंड माई टीम्स एंड माई मिड मैनेजमेंट जो एक राइट तरीके से सोच सकता है. क्योंकि हर आदमी सोचता है कि मैं सही कर रहा हूँ, बट एक अलग एंगल और डायमेंशन अगर डिस्कशन में आए तो आप मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं. फोर्थ मेरा लर्निंग ये रहा है कि इसमें कि अगेन जैसे मैंने बताया यू हैव टू चूज द पार्टनर्स यू वर्क विथ एंड यू कैन विन द बैटल ओनली इफ द कोलैबोरेशन आपके एक ही लक्ष्य पे हो कि डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, लोगों को घर देना इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वालिटी बनाना इंपॉर्टेंट है. ये तीनों के बेसिस में अगर जो कोलैबोरेट कर सकता है वही काम आप कर सकते हो किसी के साथ. एंड लास्ट में एक अगर लर्निंग डालूँ मेरी कि ये बिजनेस इतना डायनामिक है कि आपने एक स्ट्रैटेजी बनाया हो ये जनवरी में, बट मार्च में आपको शायद चेंज करनी पड़े, जून में चेंज करनी पड़े. बिकॉज मार्केट का प्रेफरेंसेस, मार्केट का तरीका, फ्लेक्सिबिलिटी, वो अप्रोच में एजिलिटी इज़ द वर्ड. तो इफ़ आई एम एजाइल एंड अगर मैं अपना पीठ को मैं फ्लेक्सिबल रख सकता हूँ तो मेरा बैक सही रहेगा. अगर मैं कमर को फर्म ही रखते रहूँगा तो मेरी कमर कभी तो ख़राब हो ही जाएगी, टूट जाएगी. सो आई दीज आर द लर्निंग्स आई हैव हैड एंड आई हैव ट्राइड टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल. कि मैं एक अफोर्डेबल लग्जरी बनाता था जो 70-80 लाख रुपए से 2-3 करोड़ के फ्लैट थे. अभी जैसे अफोर्डेबल लग्जरी में हमने अच्छी डिलीवरीज दे दी है 2,500-3 हज़ार फ्लैट की ओवर अ पीरियड ऑफ 9 years. 11-12 प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए ऑल विथ OC. तो उसमें ऑल विथ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल विथ OC सर. तो हमने जो कमिटमेंट पूरे किए उसमें मैं सीखा कि अभी लग्जरी में क्योंकि मास प्रोडक्ट्स आपको कैश फ्लो देते हैं. I'm sorry. I have to contain myself because all with OC is very important, sir. Most important. मेरे को बेचने में भी बहुत आसानी होती है. It's one of the reasons why जब भी कोई पैराडाइम का कोई प्रोजेक्ट आता है ना, मैं मेरी टीम को बोलता हूँ काम कर लो, नो प्रॉब्लम, आएगा OC. बिल्डिंग बन जाएगी. हाँ, बिल्डिंग बनेगी, OC आएगा, तुम लोग को मिलेगा जगह, टेंशन मत करो. सो देन हम लोग एक बोलते हैं ना अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स में एक पोर्टफोलियो 50% आया एंड 50% लग्जरी में. बिकॉज लग्जरी में यू अर्न मोर मनी बट वो बिकता है अपनी स्पीड पे और अपने टाइम पे. अफोर्डेबल में फास्ट बिकता है, मार्जिन्स टाइट होते हैं. तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट करना जरूरी था जो हमने एज अ कंपनी अभी क्रिएट किया है. सो ये मेरे लर्निंग्स रहे. सर व्हाट डू यू वांट टू आस्क मी? we'll have to do. Are you ready for part 2? करने के लिए तैयार हो आप? मैं ready हूँ. 3-4 महीने के बाद में हम लोग एक बिग शेड्यूल बनाएंगे and we'll come back and ask you the other questions I have. Before that I have few questions for you. Ask Now, me. I want you to ask. Ask me.
So I have known your journey last 10-15 साल से. हाँ. And we met many a time socially and in business circle. So Do you remember the first time we met? Anyways, no, you ask me a question. I'll ask you first and then I'll answer. We can talk on that. So I had 2-3 questions in mind जो मैं पूछूंगा आपके podcast में सोच रखा. You are the pioneer of digital social media जो आपने create किया, where आपका YouTube वीडियो, Instagram वीडियो पहली बार आया. वायरल दूर की बात, वो वीडियो क्या होता है पहली बार हमने देखा एंड एक इंटरेस्ट जागृत हुआ कि बिसाइड्स अ वीरल भयानी या तो एक बॉलीवुड, एक रियल एस्टेट में भी मसाला देखने मिलता है. वेदर इन्फॉर्मेशन राइट है रॉन्ग है वो सेकंड स्टेज है, बट एक इंटरेस्ट लेवल ग्रैब करने का मैं आपसे सीखा. ये आपका 1.0 वर्जन ऑफ जर्नी था. सो मैं आपके 2 क्वेश्चन को 2 करूंगा कि रवि केवल रमानी 1.0, रवि केवल रमानी 2.0. तो 1.0 जर्नी वो था जिसमें क्या था कि आपने एज आप पाइनियर बन गए या तो शो स्टार्टर बन गए और आपने एक निश किया एंड उसके पीछे ड्राइविंग फैक्टर क्या था कि नॉर्मल दलाली का और ब्रोकरेज और कंसल्टेंसी के बिजनेस के अलावा इस पे फोकस आप लाए? सर्वाइवल. कोविड के पहले मैंने मेरा यूट्यूब चैनल चालू किया था 2014 में. आई एम बीइंग लिटिल कंफर्टेबल. अरे बैठ फुल कंफर्टेबल सर. कोट वोट निकालना है? नहीं, I'm all good यार. 2014 में मैंने दिसंबर 2014 में मैंने मेरा YouTube का चैनल चालू किया था. मैंने थोड़े वीडियोस डाल दिए थे, ऐसी फोटोज वोटोज खींच के, ऑनलाइन कोई एडिटिंग था मैंने डाल दिया था. कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, छोड़ दिया. उसके बाद में फिर कोविड हिट. When COVID hit, I was in a very bad situation because there was a lot of payables that were supposed to come to me और आया ही नहीं. और वो मतलब जीरो कर दिया मेरे को. मैंने सोचा अब क्या करें. और वो टाइम पे आई रिमेंबर इट वेरी वेल, HDFC बैंक के मिस्टर दीपक समथिंग वॉज देयर. देन देर वर 2-3 अदर डेवलपर्स एंड देर वॉज ऑल्सो अ पॉलिटिशियन. देर वॉज अ जूम कॉल का जमाना था. तो उधर तभी सब लोग ने हाथ ऊपर कर दिया, बोला तुम लोग ऑन योर ओन, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, यू नीड टू पे योर लोन्स बिकॉज वी नीड आवर EMIs. नंबर 1. द गवर्नमेंट सेड वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज भाई तुम लोगों को अप्रूवल से तुम लोग का प्रॉब्लम है, ये सब तुम लोग के ऊपर है. तो मैं डर गया, मेरे को पता नहीं क्या करने का, कैसे करने का. और उधर वो लोग ने क्लियर कट बोल दिया, नाउ दिस इज माई फादर्स बिजनेस, आई कुड नॉट लीव इट. सेकेंड जनरेशन हूं मैं. आई डोंट वांट टू बी नोन एज अ बेटा जिसने बाप का धंधा डुबा दिया. माई फादर वॉज एन इन्वेस्टर, ही हैड वर्क विद सम ऑफ द टॉप डेवलपर्स ऑफ दैट टाइम जो अभी नहीं है, दे आर नॉट देयर एनी मोर, पास्ड अवे और स्टॉप वर्किंग. So I didn't want to be that individual. The only way for me to move forward was to work on social media. मेरे US से मेरे कजिन ने मेरे को फोन करके बोला था, रवि तू वीडियोस बना YouTube. मैं बोला चल ठीक है यार, ये भी ट्राई कर लेता हूँ. तो I started making videos on YouTube. I spent roughly about a month and a half following a lot of things on YouTube. तभी तो फ्री बैठे थे, घर बाहर जाना नहीं था, तो पूरा बैठ के मैंने चाट लिया. Then when little by little lockdown started opening, I started making videos on properties. I started at home with educational videos. 2020 May 2020 में मैंने वीडियो बनाया था, तभी मेरे पास बाल सफ़ेद नहीं थे, अभी सब सफ़ेद हो गए मेरे. But that's how my 1.0 journey started because it was bare basic survival. मैं लोगों को प्रॉपर्टी कैसे उनके घर पे लेके जाऊं, क्योंकि वो तो आ नहीं रहे हैं देखने के लिए, और मैं धंधा कैसे करूं. करेक्ट. और मेरे को मैं आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन दैट इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन आई केप्ट ऑन पेइंग सैलरीज टू माय स्टाफ बिकॉज आई एम लाइक वो लोग मेरे वजह से रह रहे हैं एंड आई नीड टू कंटिन्यू पेइंग देयर सैलरी. सो आई केप्ट ऑन पेइंग देम सैलरीज, फुल सैलरी, एज अ हाफ सैलरी है वो फलाना नहीं का कुछ नहीं, पूरा सैलरी देने का. एंड वन थिंग हेल्प मी आउट वेरी वेल वाज ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई डिड अ 15,000 square feet deal in commercial property which helped me out. Wow. Which helped me out, जो मेरे को वो बूम दिया. And it made my 1 year, 1.5 year a little more comfortable. As a broker doing that, मैं बोला चलो अभी मेरा थोड़ा टेंशन होता रहा. And then I could focus on this. So survival first part था, that was the takeaway. Second है survival हो गया, brokerage normal चालू हो गई. इसको आपने जो तरीके से amplify किया, उसके पीछे विजन क्या था? चलो पहले पेट भर गया, आदमी को एक सर्वाइवल के लिए कैश फ्लो मिल गया. अभी जब इसको ग्रो करने का विजन था और इसको ये लेवल पे ले जाना है, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से लेके इस तरीके से उछालना,
उसके पीछे मोटिव विजन क्या था? मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लगा, तो मैंने चालू किया यूट्यूब में। 1 साल के बाद में मैं इंस्टाग्राम में गया। लकीली मैं टिकटॉक पे नहीं गया, मैं इंस्टाग्राम पे पहले गया, बिकॉज इंस्टाग्राम पे डीएम करने का वन शॉट रहता है। Correct. आप बिलबोर्ड्स देखते हो, बिलबोर्ड्स में पहले आदमी देखता है, फोन उठाता है, फोन करता है, बात करता है, जब वो उठाएगा उधर डीएम्स में इमीडिएटली टक 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 आ गया, एंड देन आई एम लुकिंग एट इट टिल डेट, आई स्टिल लुक एट द डीएम्स माई सेल्फ। तो वो 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज रिड्यूसिंग। मेरे दिमाग में आया था, आईफोन में कुछ भी करने का होता ना, इन 3 steps to maximum 5 steps you can get to the end result of what you want to do. Correct. So reduce the time of communication between the buyer and the point of contact, which is me. कम करो। YouTube में I was facing that. Inflow was coming, but इतना आ नहीं रहा था, growth slow हो रहा था। That's when I jumped to Instagram and that's when I saw the results and I experimented a lot. मैंने बहुत experiment किया। When leads started coming on Instagram, I realized this is something which can blow up and I can take this. दुनिया खुली है मेरे लिए। हाँ. दुनिया खुली है। मैं सिर्फ मुंबई क्यों देखूं? You can go abroad, आप गए, Anyway. दुबई गए, आपने सब चीज सब जगह। फिर उसके बाद में जैसे जैसे रिस्पॉन्स आते गए, रोलिंग आते गए ना, मैं और बढ़ते गया। I went to Goa, I went to Lonavala, Karjat, Alibag. मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ, 20-25 मिलियन व्यूज was for the property in Karjat. Oh wow. was a property in Karjat जो भलता हो गया। मैं 2000 फॉलोअर से 2 लाख फॉलोअर पहुंच गया 1 महीने के अंदर। Like every day I was growing by 5,000, 10,000, 15,000 followers. It was ridiculous. And the messages was pouring in so much that I was unable to cope up. That's when I thought I'm going to double down on this. Amazing. And one thing what I observed from 2020, because I have been following you, and after you have seen a boom of a lot of people who followed the similar trend in trying to create a buzz, because आज के तो ऐसा हो गया है, हम लोग भी एज डेवलपर 80% होर्डिंग और पेपर एड में खर्चे करते थे, 20% डिजिटल। आज हम 90% डिजिटल खर्चा करते हैं, 10% ऑन द राइट वे। सो ये एक ट्रांजिशन शिफ्ट हुआ है लास्ट 4 साल में। आज तो बहुत लोग कर रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू एंड दे आर ऑल डूइंग अ गुड जॉब इन देयर ओन स्फीयर, एंड पीपल आर ट्राइंग टू क्रिएट अ हुक फ्रॉम देयर सेल्फ, दैट हर एक आदमी का एक यूएसपी हो जो एक नया ऑडियंस को क्रिएट करे एंड वाइड डेटाबेस को जाए। ये हो गया 1.0। अभी मैं आता हूँ रवि केवल रमानी 2.0। आज 500 रवि केवल रमानी बन चुके हैं। Yes. कोई अपने स्फीयर सर एक ही रवि केवलरमानी है। जैसे बन गए। हाँ. जैसे, माय आंसर इज, लेट मी करेक्ट, you are the pioneer. I see your following on Instagram, I see your following on YouTube, and I loved seeing your videos because Thank you. it's informative, it's non-pretext, I don't see camouflage. आप जैसे हो, जैसे बोलते हो, जैसे सोचते हो, कैमरा पे दिखता है। एंड आज मैं पर्सनली ये पॉडकास्ट में भी फील करता हूँ ये वाइब, एंड यू डूइंग वेरी वेल। थैंक यू। माई 2.0 का क्वेश्चन इज, पूरा गांव आजकल ये कर रहा है, हर ब्रोकर समझ गया कि एक डिजिटल वाला तो टीम में चाहिए ही, उसके बिना धंधा होएगा नहीं। हाँ. हम कोई भी बायर के पास अटेंशन स्पैन डिजिटली पहले 5 से 10 सेकंड ही है, उसमें आपने अगर क्लाइंट का डीएम लेवल तक पहुंचने या तो लाइक लेवल पहुंचने तक नहीं किया तो आपने क्लाइंट को लूज कर दिया। कोई फोन उठाता नहीं है, पहला एक व्हाट्सएप डालेगा और व्हाट्सएप से अगर नहीं समझ आया तो ब्लॉक कर देगा। ऐसे दौर में जब सब लोग ये करना चाहते हैं, तो रवि केवलरमानी अपने 2.0 में क्या नया करना चाहता है, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए और मेरे को समझाइए, तो मैं समझूं कि आगे नेक्स्ट 5 साल व्हाट इज द थिंग। बिकॉज मैं देख रहा हूँ, आज आई एम इन योर स्टूडियो, आई एम सीइंग, बहुत कम लोगों में मैंने देखा है आपने कैपिटल कॉस्ट स्पेंड कर रहे हो, आप एक टीम बिल्ड कर रहे हो, आपकी टीम फॉलो अप करिए, एक प्रोफेशनल कल्चर आप ला रहे हो आपके कंपनी में, आपने आपके ब्रोकरेज बिजनेस को डिवाइड किया है अलग सेगमेंट में, आप आपके इन्फ्लुएंस बिजनेस को अलग तरीके ट्रीट कर रहे हो, तो यू आर मेकिंग इट वर्क लाइक अ कॉर्पोरेट, विच इज वेरी गुड दैट non-production people who are not making buildings also are thinking in a corporate way. So it's a very good thing as a fellow colleague and an associate. So आपका 2.0 version of your company and personal level, what is the vision? I would like to know. मैं आज सुबह I was having an interview in the afternoon with one person, and this is exactly what I have in my mind. When I started, I was here. Okay, the rest of the world was here. Yeah. Now everyone is here. Correct. Now I have to go here. Absolutely. Okay. The way I'll get here is there are 3 different ways. One is I'm letting the people know who I am, what I am.
क्लाइंट्स आते हैं अभी भी मेरे पास और वो लोग मेरे को पूछते हैं कि दे वांट टू मीट मी स्पेसिफिकली बिकॉज दे वांट टू नो. कोई आदमी 2 करोड़ का घर खरीदे या 200 करोड़ का घर खरीदे, उसको जानने का है मैं किससे खरीद रहा हूं. और ये इंसान जो मैंने अपने स्क्रीन पे देखा है, इज ही द सेम पर्सन दैट इज बिहाइंड द स्क्रीन. करेक्ट. सो आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई टॉक टू एवरी क्लाइंट. मैं सबके साथ बात करता हूं जिसको मेरे साथ बात करने का, बिकॉज दे गेट कॉन्फिडेंस एंड देन दे गो एंड बाय अ प्रॉपर्टी. नाउ I want to, it is now humanly not possible for me to meet everyone or even talk to people on the phone all the time. So the way I can convey them is through this, through the medium of social media. I want to bring out my personality, individuality to the public कि भाई मैं ऐसा ही हूं, मैं कुछ अलग नहीं हूं. मेरे दोस्त लोग भी बोलेंगे भाई तू टीवी के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर ऐसा है और टीवी के स्क्रीन के ऑपोजिट भी तो ऐसे, तू कैसा, तू ऐसा ही है. मैं बोला हाँ मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता, मेरे में कैपेसिटी नहीं है, बैंडविड्थ नहीं है. तो एक 2.0 में पब्लिक को बताने वाला हूं कि मैं कैसा हूं और मैं ऐसा ही हूं. जो आपको दिख रहा है वही मिलता है. करेक्ट. सीरियसली. करेक्ट. रॉ एंड ओपन. दैट इज वन. Second is I am doing a lot of educational content जो मेरे दिमाग में है, and this comes from a fact that my father passed away taking away all the knowledge with him. I was in the US. करेक्ट. तो मेरे को मेरे बच्चे के लिए knowledge pass on करना है. In case I am not there tomorrow, I want him to learn there is a what his father has learned. Correct. तो ये मैं सिखाने वाला हूँ और उसकी वजह से if the people are getting, audience is getting the benefit, let it be. मैं बहुत अभी मास्टर क्लास बनाया मैंने रियल एस्टेट एजेंट का 299 रुपीज और उसमें मैं ऐड करूंगा where people will get value out of it. So that is another aspect which takes me to another level 2.0. Third, I'm doing these podcasts because I want to bring out the humanity behind the real estate industry जो हमारे देश में है. हम लोग के जो देश में रियल एस्टेट इंडस्ट्री मुंबई में है ना, इज अपार्ट फ्रॉम एवरीवन एल्स एंड एवरी कंट्री एल्स. मॉडर्न डेवलपिंग नेशंस में भी बिल्कुल अलग. इधर स्टिल इट्स अ वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट जहां आप जैसे लोग हैं हु आर वेरी डिफरेंट, हटके हैं एंड हु हैव सम प्रोफेशनलिज्म गोइंग ऑन. सो आई वांट टू ब्रिंग फॉरवर्ड दैट फेस. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट and that's why I invested so much time and money in this. Absolutely. The fourth is my vlogs, where I am bringing out to the world what it is to be a real estate agent in Mumbai, who's going to Dubai, who's going to Mumbai, who's going to South Mumbai, who's dealing with clients, who deals with so many verticals. So this is a 2.0 version of me, which should bring me forward and ahead and set me aside from the entire set of people. Because मैं अमेरिका में रह चुका हूँ, उधर का रियल एस्टेट देखा. मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में है एक, मैं उधर का रियल एस्टेट देख चुका हूँ. दुबई में मेरी बहन रहती है, उधर का रियल एस्टेट में मैं काम करता हूँ. वो सब जो नॉलेज है ना वो मेरे दिमाग में है. अमेरिका में भी मेरे पास रियल एस्टेट का नॉलेज था. ओपन हाउस वीकेंड में जाता था, ओपन हाउसेस घूम के आता था, देख के आता था, एक बिस्किट कुकी वुकी खा के निकल जाता था. सो आई न्यू लाइक आई वांट क्या चल रहा है. हाँ, तो मेरे को वो पूरा ग्लोबल नॉलेज दुनिया का जो अपने देशवासियों को लेके आने का है. Superb. That is my 2.0 and hopefully that should decipher me. Plus my nature is only very different. I have been one of those boys, you know, अरे यार ये तो अपना ही बंदा है यार, इसके साथ बैठ के एक मार लेंगे. जैसे मैंने बताया कि with you when we were yesterday at my house and I never felt that it was an interview. It was a Sunday afternoon chilling interaction with a buddy. That was fun. So that was fun. That was nice. Yeah. One last question I have in my thoughts I had to put it. See, like I'm a first generation self-made entrepreneur. Skipped generation and as a developer first generation entrepreneur, where if you ask me is what is my vision in parts of why I'm hustling so much is somewhere down the line that I have got, why am I doing your YouTube, why am I doing your podcast is because मैंने जो मेरे लाइफ में गलतियां की है या तो मैंने सीख ली है इन अ टफ वे. आई वुड वांट द यंगर गाइज टू डू इट इन अ सिंपलर वे एंड पुट फॉरवर्ड कि भाई ये है जो मेरे को ऐसा लग रहा था. मेरे इंडस्ट्री में बहुत कम लोग वो प्रैक्टिकल चीज देते थे. लोगों ने क्या कमाया और क्या अचीव किया उसके बारे में ज्यादा बात होती थी, बट जो स्ट्रगल रहे हैं या तो जो जर्नी का स्टेप्स रहे हैं उसके बारे में बात नहीं होती थी ज्यादा. तो लोगों ने स्केल कितना बड़ा किया वही बात होती थी. तो दैट्स माई विजन कि मैं आई एम पार्ट ऑफ द क्रेडा MCHI एज अ मैनेजिंग कमिटी, प्लस मैं यूथ विंग में भी कभी कभी जाता हूँ. आई टेल यंगस्टर्स लॉट ऑफ थिंग्स एंड दैट्स द वे आई कीप माई सेल्फ कनेक्टेड टू द न्यूअर Gen Z or Gen Y or whatever you may call.
so people can make right decisions because this new generation is super solid, super focused. They're very smart. They're smart and they know that they don't want to waste time. So Correct. हम लोग को मालूम है कि उनको मालूम है कि क्या नहीं करना है. So that's my part of it. So मैं अगर only restricted to social media, digital media and the new age media, what will be your 5 bullet messages who wants to make a career in the social and digital media as a trendsetter or someone who wants to create a vibe of his own and declutter and have a personality which is very different, and 4 which percolates into his business or profession doing better? What would be your advice in crisp points if you can share with me and the audience? I'm all ears. If someone, pehle to, there are many things. I mean, I lost your 4 questions, but one thing that came in my head was value. मेरे वीडियोस भी देखोगे ना, मैं कभी टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को ना ऑडियंस का टाइम वेस्ट करना है, ना मेरे को मेरा टाइम वेस्ट करना है. तो ऑडियंस को आप क्या वैल्यू दे रहे हो is what is very important. If you are someone who's dancer and you are creating content, then show some dance moves. What you are doing, how you are doing. Train them. If you are a videographer, teach them how you are doing these tricks. If you are into real estate, show them the property, talk to them about the property, get the information out of the property, and just stop over there. Don't do any shosha. That's not what I believe in it. Maybe वो मिलेंगे, time pass करके चले जाएंगे, but they will not follow you. You will not be a true influencer. Correct. Although I don't like this word, but it's okay. Now it's been thrown on me. So, audience की time का value करो. That's most important. Number 1. Secondly, be genuine. You cannot be someone else on camera and someone else off camera. वो जो मास्क है ना, वो मास्क लंबा टाइम नहीं चलता है, बहुत स्ट्रेनिंग होता है. Correct. वो एक दिन आपको अंदर ही अंदर खा जाएगा. Correct. वो नहीं चलेगा. और पब्लिक को मालूम पड़ता है, जो टीवी, जो स्क्रीन के पीछे जो रहता है ना लोग, वो लोग को मालूम है. They can see that कि ये आदमी जेन्युइन है, ये बंदा सही है, ये बकवास नहीं कर रहा है. तो वो लोग समझ लेते हैं. और अगर वो बकवास कर भी रहा है ना, तो फिर 1 जन समझेगा, 2 जन समझेगा, तीसरा जन बोलेगा, तीसरे दिन बोलेगा छोड़ दे यार, ये तो वही टाइम पास है. सो दैट इज अनदर थिंग. These are 2 major aspects that I keep on saying. And always like, जैसे मेरे को ब्रांड कोलैबोरेशंस बहुत आता है, मैं बहुत लोगों को मना करता हूँ. अभी आपका ऑडियंस बिल्ड हो गया, मेरा ऑडियंस बिल्ड हो गया. आई हैव सम 2 मिलियन 20 लाख फॉलोअर्स, फलाना डिंका सब है ओवर ऑल द प्लेटफॉर्म्स. नाउ मेरे पास कोई आता है, कोई डेवलपर आता है, बोलता है कि सर ये कोलैब करो. दे वांट टू कैपिटलाइज ऑन माय गुड नेम, कि इसका नाम है मार्केट में, लोग इसको फॉलो करते हैं, इसकी वीडियोस देखते हैं एंड दे लाइक हिम. मैं अगर वो डेवलपर को अप्रूव नहीं करता हूं ना, तो मैं उसका काम ही नहीं करता. वो भले कितना भी पैसा टेबल पे फेंके, मेरे को करने का ही नहीं है. बिल्कुल ठीक है. दिस इज वॉट यू डू इन वैल्यूइंग योर ऑडियंस. पहले तो आप उनको वैल्यू दे रहे हो, और अभी आप अपने ऑडियंस को अपने दोस्त, यार, एक जिगरी दोस्त की तरह ट्रीट कर रहे हो, जहां आप उनको कचरा नहीं बेच रहे हो. Absolutely right. जस्ट बिकॉज दैट पर्सन, लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि अपने को क्या है, अपने को तो बना के जाने का, अपने को पैसा लेने के बाद में तू ले नहीं ले. Correct. मैं वैसा नहीं बिलीव करता हूँ. मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मेरे को ये नहीं समझ में आया प्रोजेक्ट, ये डेवलपर नहीं समझ में आया, तो मैं इसका काम नहीं करूंगा. अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, बीच में मेरे को कोई बोल रहा था कि सर आप ये करो, आप थोड़ा सेंसेशनल वीडियोस बनाओ. मैं बोला देख भाई, मैं स्क्रिप्ट नहीं बोलता हूँ, मैं एक सिंपल आदमी हूँ. तू मेरे को स्क्रिप्ट करने बोलेगा, मैं काम ही नहीं करेगा, मेरे को करने का ही नहीं है. और यू टेल मी, जैसे कोई मेरे को आके बोलेगा कैन यू से दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, आई वाज लाइक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, नहीं है, मैं नहीं करेगा. यू बैकअप व्हाट यू आर सेइंग विद प्रूफ, आई विल डू इट. दिस वे आई एम नॉट स्पॉइलिंग माई नेम, आई एम नॉट लेटिंग द पीपल नो ना. मेरे को बहुत मेहनत करके मैं इधर तक आया हूँ. आई एम नॉट गोना वॉश इट अवे बिकॉज ऑफ वन गाय और फॉर फ्यू लाख रुपीज. Oh, really? So that's the good, if I sum it up, is integrity, honest information, respecting people's time, and if you're able to do justice to what you're doing, I think future sky is the limit for the youngsters. True that, my friend. True So 3 that. questions I asked you. In fact, I felt that I'm first time the person who's asking question, and I enjoy Holding. this. Yeah. I enjoy this conversation. I feel like, when you're talking to someone from the real estate industry, you're having a banter, you're having a conversation at an equal level. yeah, totally. Anything else, sir? No, We have to good. wrap it up. It's 6:40. It's time for you to Yes, go. perfect. We're going to do this 2.0? We'll do it for sure. Are you going to promise? You're going to promise on screen? For sure, man. All right, sir. Take care, Thank man. you. Thank you very Thank much. you so much. Thanks.